नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। सनातन चौधरी सुंदरगढ़ के पुराने निवासी थे। उनके पूर्वजों ने सुंदरगढ़ की रियासत संभाली थी, परंतु समय के साथ रियासतें विलीन हो गई। पारिवारिक विभाजन में जमीन भी खंडित हो गई और सनातन बाबू के चाचा और चचेरे भाइयों ने अपनी जमीन बेचकर शहर में बसने का निर्णय लिया। अब वहां केवल सनातन बाबू अपनी पुश्तैनी हवेली में रहते थे, जिसमें लगभग 30 कमरे और 20 एकड़ जमीन थी। सनातन बाबू अविवाहित थे और उनके साथ केवल उनका पुराना नौकर रामदीन था। दिन भर मालिक और नौकर एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे। जमींदारी के हिसाब किताब के लिए सनातन बाबू ने एक मास्टर को रखा था, जो कि गणित पढ़ाता था और अपनी पत्नी के साथ रहता था। सनातन बाबू के पास एक दुर्लभ रक्त नीलम रत्न था, जिसकी विशेषता थी कि वह दिन में गुलाबी और रात में नीला हो जाता था। विश्व में ऐसे केवल 2 ही रत्न थे, एक ब्रिटिश म्यूजियम में और दूसरा सनातन बाबू के पास। इस रत्न के बारे में तब जानकारी मिली जब लंदन के म्यूजियम वाले नीलम पर एक कार्यक्रम दिखाया गया। इस प्रकार सनातन बाबू को भी इस रत्न की महत्वता का पता चला। खबर फैलते ही मीडिया और अखबार वालों ने उनका इंटरव्यू लिया और रत्न की विशिष्टता फैल गई। हर रविवार को सनातन बाबू ने रत्न को देखने की अनुमति दे दी, परंतु केवल 20 लोगों को। मास्टर जी और रामदीन ने इसकी व्यवस्था संभाली। 6 महीने बाद रत्न का प्रदर्शन बंद कर दिया गया और सनातन बाबू ने कहा कि रत्न बिक गया है। कुछ महीने बाद सनातन बाबू के 4 दोस्त अपनी पत्नियों के साथ उनके घर आने का कार्यक्रम बनाने लगे। सनातन बाबू ने खुशी खुशी उन्हें आमंत्रित किया और रामदीन और मास्टर जी से उनकी व्यवस्था करने को कहा। निश्चित दिन पर मास्टर जी के साथ सनातन बाबू रेलवे स्टेशन गए और अपने मित्रों को लेकर आए। सब लोग वहीं बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन आने में अभी समय था। मास्टर जी थोड़ी देर के लिए केबिन के बाहर आ गए, सिगरेट जलाकर स्टेशन पर टहलने लगे। कुछ देर बाद वे वापस लौटे। तब तक अर्दली चाय लेकर आ गया था। चाय के साथ बिस्कुट भी थे। सभी ने मिलकर चाय पी और बातचीत करने लगे। इतने में ट्रेन आने का संकेत मिला तो स्टेशन मास्टर व्यस्त हो गए और सभी प्लेटफॉर्म पर आ गए। ट्रेन आई तो सनातन बाबू और मास्टर जी सतर्क होकर चारों ओर देखने लगे। तभी सामने वाली बोगी से उनके मित्र उतरते दिखे। मास्टर जी दौड़कर उनके पास पहुंचे। मित्र उन्हें देखकर चौंके और नमस्कार किया। यह देखकर सनातन बाबू दूर से बोले, अरे भाई, वो मेरे साथ है, मास्टर जी मेरे सहायक है। सभी ने उनका अभिवादन किया। उनके मित्रों को किराए की गाड़ियों में बिठाकर सभी लोग सनातन बाबू के घर आ गए। यहाँ रामदीन ने सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। सभी को बैठाकर गाड़ियों से सामान निकालकर रामदीन उनके कमरे में रखने लगा। सभी लान में बैठकर चाय नाश्ता करने लगे। सनातन बाबू ने मास्टर जी का परिचय सबसे करवाया। उन्होंने बताया कि ये उनके बचपन के दोस्त हैं। पहले सुकुमार जी और उनकी पत्नी रमा, फिर रजत जी और उनकी पत्नी दीपा, तीसरे नंबर पर गोपाल शंकर जी और उनकी पत्नी आशा, और चौथे नंबर पर बहस्कर चटर्जी और उनकी पत्नी रेवती चटर्जी थे। मास्टर जी ने सबका अभिवादन कर सम्मान प्रकट किया। फिर सभी लोग कोठी के अंदर आए। यहाँ उन्होंने रामदीन से मेहमानों के सभी इंतजाम की जानकारी ली। थोड़ी देर बाद सभी अंदर आ गए तो रामदीन और मास्टर जी ने उन्हें उनके कमरों तक पहुंचाया। अपने अपने कमरों में जाकर सभी ने स्नान किया और ताजगी महसूस की। सनातन बाबू ने पहले ही बता दिया था कि दोपहर का भोजन ठीक 1:30 बजे होगा। सभी ने कमरे में थोड़ा आराम किया और 1:15 बजे एक एक करके डाइनिंग रूम में आ गए। भोजन के बाद 2 बज गए। तभी सुकुमार जी ने प्रस्ताव रखा कि हल्की सर्दियों के दिन है तो क्यों न सुंदरगढ़ की सैर की जाए। सभी ने सहमति दी, मगर सनातन बाबू बोले, भाई मुझे माफ करो, मुझे दोपहर में सोने की आदत है, मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मास्टर जी आपको घुमा लाएंगे। सभी तैयार होकर निकल पड़े। उन्हें लौटते लौटते शाम हो गई। लगभग 5:30 बजे कोठी में वापस आ गए। हल्की सर्दी पड़ने लगी थी, सो रामदीन ने लकड़ी वाली बड़ी सी अंगीठी जलाकर लान में छतरी के नीचे सजा दी। सभी आकर वहीं बैठ गए। रामदीन बोला, आप लोग यहीं बैठो,
मैं चाय और गर्म पकौड़े लाता हूँ। सभी बैठ गए। भीतर से सनातन बाबू भी आ गए। तभी रामदीन गर्म चाय और पकौड़े ले आया। चाय नाश्ता करते हुए सभी गपशप करने लगे। शाम ढलते ही सभी अंदर आ गए। सनातन बाबू ने पूछा कि डिनर कब करेंगे। सुकुमार जी बोले, भाई हम लोग लेट डिनर करते हैं, रात 10 बजे के आसपास महफिल जमाएंगे और उसके बाद ही डिनर होगा। सभी ने सहमति दी। तय हुआ कि सभी 10 बजे डाइनिंग हॉल में आ जाएंगे। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। रात 10 बजे सभी डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हो गए। शराब का कोई प्रबंध नहीं था। हाँ, कोल्ड ड्रिंक जरूर था। भुने काजू, पनीर के पकौड़े और चिकन टिक्का भी था। सभी साथ बैठे और पुरानी यादों के साथ हंसी मजाक का दौर चला। समय धीरे धीरे अपनी धारा में प्रवाहित हो रहा था। अचानक गोपाल नस्कर जी बोले, भाई सनातन, तुम्हारे पास वह अनमोल रत्न है, क्या हमें नहीं दिखाओगे? यह सुनकर रजत बाबू ने चुटकी लेते हुए कहा, रहने दो गोपाल, शायद उसने वह रत्न भेज दिया है, अब हमें कहां से दिखाएगा। सनातन बाबू हंसते हुए बोले, अरे भाई, वह तो इस मास्टर जी ने सुझाया था कि भीड़ से निजात पाने के लिए ये अफवाह फैला दी जाए। सच तो ये है कि वह रत्न आज भी मेरे पास ही है। तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाऊंगा? तुम लोग तो मेरे अभिन्न मित्र हो, ऐसा सोचना भी मत। यह सुनकर रमा और दीपा ने एक साथ कहा, भाई साहब, हम सभी उसे देखने को उत्सुक हैं, कृपया दिखाइए ना। सनातन बाबू बोले, थोड़ा ठहरिए, मैं अभी लाता हूँ। उन्होंने मास्टर जी को संकेत किया और अपने कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने मास्टर जी को दरवाजा बंद करने को कहा और स्वयं दीवार में लगी लोहे की अलमारी के सामने पहुंचे। उन्होंने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर एक चाबी घुमाई, फिर दूसरी चाबी लगाई और अंततः तीसरी चाबी लगाने पर अलमारी का ताला खुला। सनातन बाबू ने अलमारी से एक नक्काशीदार लकड़ी की सुंदर छोटी संदूकची निकाली, उसे टेबल पर रखा और भीतर से एक सुनहरी चाबी निकाली। उस चाबी से उन्होंने अपनी सामान्य अलमारी के भीतर बने सेफ को खोला। जैसे ही सेफ खुला, लकड़ी से बनी डिब्बी निकालते ही पूरा कमरा चंदन की महक से भर गया। उन्होंने मास्टर जी को डिब्बी पकड़ाई और स्वयं सुनहरी चाबी से सेफ को बंद कर दिया। इसके बाद वे लोग बाहर डाइनिंग हॉल में आ गए। हॉल में आकर सनातन बाबू ने सभी को वह दिव्य रत्न दिखाया। सभी ने उस रत्न को बारी बारी से हाथ में लेकर देखा और चंदन की महक से मुग्ध हो गए। भास्कर बाबू ने पूछा, क्या इस रत्न को चंदन में ही रखना जरूरी है? सनातन बाबू बोले, हाँ भाई, अगर इसे दिन भर कम से कम 12 घंटे तक चंदन की डिब्बी में नहीं रखा गया तो इसकी रंग बदलने की खूबी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसे स्थायी रूप से चंदन की डिब्बी में रखने की व्यवस्था की थी। रत्न देखकर सभी प्रसन्न हो गए। इसके बाद सबने डिनर की तैयारी शुरू की। सनातन बाबू अपने कमरे में उस दिव्य रत्न को वापस रखने चले गए। जैसे ही वे अपनी कुर्सी पर बैठे, लाइट चली गई। सभी चौंक गए, लेकिन 5 मिनट में ही लाइट वापस आ गई। डाइनिंग टेबल पर एक सुंदर सा केक रखा था और उस पर एक मोमबत्ती जल रही थी। तभी सभी लोग मिलकर सनातन बाबू को जन्मदिन की बधाई देने लगे और केक काटने को कहा। सनातन बाबू ने आश्चर्य से कहा, अरे, तुम लोगों को याद था? चारों दोस्तों ने एक साथ कहा, हाँ मित्र, और इसीलिए हम मास्टर जी को लेकर बाहर गए थे सारा इंतजाम करने के लिए। इसके बाद सभी ने मिलकर भोजन किया। कुछ दिन वहां छुट्टी बिताकर सनातन बाबू के चारों मित्र वापस चले गए। कुछ समय बाद एक दिन दोपहर में जब सनातन बाबू भोजन कर रहे थे, रामदीन रसोई में था। तभी 2 गुंडे नुमा युवक घर में घुस आए और सनातन बाबू को धमकाते हुए बोले, सुनो चाचा, भलाई इसी में है कि हमारी बात मानकर ये बिल्डिंग उस सेठ को बेच दो। वह अच्छा दाम दे रहा है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। ये धमकी सुनकर रामदीन घबरा गया। एक गुंडे सनातन बाबू को धमका कर चले गए। रामदीन ने आकर सनातन बाबू को संभाला। सनातन बाबू भोजन छोड़कर खड़े हो गए और अपने कमरे में चले गए। रामदीन ने सब काम निपटाने के बाद बाजार जाने का बहाना बनाकर मास्टर जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी स्थिति बताई। ये सुनकर मास्टर जी ने उसे सांत्वना दी और बोले, मैं देखता हूँ। जब मास्टर जी लौटे तो सनातन बाबू लॉन में बैठे थे। मास्टर जी ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्हें दोपहर की घटना का कोई ज्ञान न हो। सनातन बाबू भी सहज दिखने का प्रयास कर रहे थे। मास्टर जी अंदर चले गए। रामदीन चाय बनाकर रख गया।
1 घंटे बाद सनातन बाबू ने मास्टर जी को अपने पास बुलाया। जब वे आए तो सनातन बाबू ने उन्हें दोपहर वाली घटना बताई और बोले, भाई साहब, अब इन गुंडों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आज तो वे घर में घुसकर धमका गए, कल को गोली मार देंगे। मैं बहुत घबरा गया हूँ। लगता है इस धरोहर को संभालना अब मेरे लिए कठिन हो गया है। मास्टर जी ने उन्हें सांत्वना दी और पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी, लेकिन सनातन बाबू ने मना कर दिया। मास्टर जी घर लौटे तब रात के 8 बज रहे थे। उनके लौटने के कुछ ही मिनट बाद उनके 2 मित्र नीलेश और हरमन आ गए। दरअसल आज मास्टर जी के घर पर उन्हें डिनर का निमंत्रण था। वे बैठकर आपस में बातें करने लगे। भीतर मास्टर जी की पत्नी भोजन की तैयारी कर रही थी। रात के 9:15 बजे सनातन बाबू के घर की घंटी बजी। रामदीन ने दरवाजे की बत्ती जलाकर बाहर देखा तो एक रईस दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था। सनातन बाबू ने रामदीन को दरवाजा खोलने का संकेत दिया। रामदीन दरवाजा खोलकर उसे बैठक में ले गया। थोड़ी देर में सनातन बाबू आए और उस व्यक्ति का अभिवादन किया। दोनों बैठ गए। सनातन बाबू बोले, तो आप ही हैं सेठ नंदनी? जी बाबूजी, मैंने ही दिन में आपको फोन करके आने को कहा था। सनातन बाबू बोले, देखिए हीरानंद लालू जी, मैं वह नीलम बेचने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने आपको दिन में ही बता दिया था। आप व्यर्थ में मेरा और अपना समय खराब कर रहे हैं। हीरानंदानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मैं आपको इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, बस आप हामी भर दीजिए। सनातन बाबू ने फिर इनकार किया। हीरानंदानी बोला, सोच लीजिए बाबू, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। सनातन बाबू ने इनकार में सिर हिलाया। वह फिर बोला, 1.5 करोड़? सनातन बाबू ने थोड़ी देर सोचकर फिर मना कर दिया। हीरानंदानी ने कहा, 2.5 करोड़ रुपए? यह सुनकर सनातन बाबू की आंखें फटी रह गईं। सौदा तय हो गया। अगले दिन भुगतान करने का वादा करके हीरानंदानी चला गया। रामदीन ने भी सारी बातें सुनी। अगले दिन सुबह सनातन बाबू ने रामदीन और मास्टर जी को घर बुलाया और उन्हें स्कूल से छुट्टी लेकर आने को कहा। मास्टर जी आ गए। दोपहर 2:30 बजे हीरानंदानी आया। उसने भुगतान किया और नीलम लेकर चला गया। सनातन बाबू ने मास्टर जी को 2.5 करोड़ रुपए गिनने में लगा दिया। मास्टर जी ने रुपए गिनकर सनातन बाबू को दे दिए, जिन्होंने उन्हें अलमारी में रख दिया। मास्टर जी घर लौट गए, जहां उनके दोनों दोस्त भी आ गए थे। मास्टर जी ने आज की डील पर चर्चा की। डील की राशि और नगद भुगतान के बारे में सुनकर दोनों दोस्तों की आंखें फटी रह गईं। अगले दिन मास्टर जी अपने निर्धारित समय पर सनातन बाबू के घर गए। सब कुछ सामान्य था। मास्टर जी अपना काम निपटाकर 8:30 बजे घर लौट आए। सनातन बाबू भी अपने डिनर की तैयारी कर रहे थे। तभी बाहर गेट पर धमाके की आवाज आई। उसे सुनकर रामदीन भागा। वहां उसने 2 लड़कों को मारते हुए देखा, मगर अंधेरे की वजह से पहचान नहीं सका। सनातन बाबू ने मास्टर जी को फोन कर घटना की जानकारी दी। मास्टर जी ने उन्हें पुलिस को सूचित करने का आग्रह किया, लेकिन सनातन बाबू ने रात में ही नहीं, सुबह देखने का निर्णय लिया। रात भर वे विचार मग्न रहे कि यह कृत्य बिल्डर के इशारे पर ही हुआ होगा। अगले दिन सुबह मास्टर जी चाय पी रहे थे जब फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से रामदीन की घबराई आवाज में खबर मिली कि सनातन बाबू को रात में किसी ने गोली मार दी। सुबह जब वे नहीं उठे तो कमरे में देखा गया कि वे खून से लथपथ पड़े थे। मास्टर जी ने रामदीन को किसी भी चीज को छेड़ने से मना किया और तुरंत पुलिस को फोन किया। रामदीन से सनातन बाबू की हत्या की खबर सुनकर मास्टर जी तुरंत उनकी कोठी की ओर दौड़े। कोठी पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले उस कमरे का दरवाजा बंद करवाया जहां हत्या हुई थी। इसके बाद उन्होंने थाने में फोन किया। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, जो उनके परिचित थे, ने फोन उठाया। मास्टर जी ने उन्हें सनातन बाबू की मौत की खबर देकर तुरंत आने को कहा। शमशेर सिंह बोले कि वे 20 मिनट में पहुंच जाएंगे और तब तक किसी भी चीज को हाथ न लगाया जाए। थोड़ी देर में शमशेर सिंह अपने टीम के साथ पहुंचे। उनके साथ फोटोग्राफर, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी थे। मास्टर जी उन्हें उस कमरे तक ले गए। शमशेर सिंह ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद देखकर मास्टर जी की ओर देखा, जिन्होंने बताया कि छेड़छाड़ से बचाने के लिए दरवाजा बंद किया था। शमशेर सिंह ने अपनी टीम को निर्देश दिए और वे लोग कमरे में चले गए और काम शुरू कर दिया।
शमशेर सिंह बाहर आकर मास्टर जी से बातचीत करने लगे। रामदीन सबके लिए चाय लेकर आया। वह अभी तक रो रहा था। शमशेर सिंह ने उसे पास बुलाया और पूछा, तुम्हें अपने मालिक से बहुत लगाव था? रामदीन ने आंसू पोंछते हुए कहा, जी सरकार, बचपन से ही इसी घर में बड़ा हुआ हूँ। मालिक को हमेशा से देखता आया हूँ। आज उनकी मृत देह देखकर मेरा दिल टूट गया है। न जाने कौन थे ये हत्यारे जिन्होंने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। मास्टर जी ने रामदीन के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी और बोले, जाने वाले तो चले गए, अब हमारे पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं है। फिर भी यदि हम हत्यारों को सजा दिला सके तो कम से कम संतोष होगा। शमशेर सिंह ने फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ से पूछा, कुछ मिला? विशेषज्ञ ने बताया कि कमरे में 5 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। मास्टर जी ने कहा, 3 फिंगरप्रिंट तो हमारे हैं, यानी सनातन बाबू, मेरे और रामदीन के। बाकी 2 हत्यारों के हो सकते हैं। शमशेर सिंह ने कहा, ऐसा हो सकता है, चलिए आप दोनों के भी फिंगरप्रिंट ले जाएं। वे कमरे के भीतर चले गए। सनातन बाबू की कुर्सी और अलमारी के हत्थे पर फिंगरप्रिंट मिले। अब यह स्पष्ट हो गया कि हत्यारे 2 थे और अलमारी में फिंगरप्रिंट मिलने से मास्टर जी ने शक जताया कि हत्याकांड लूट के इरादे से हुआ होगा, क्योंकि उस नीलम के बदले हीरा नंदानी द्वारा दिए गए 2.5 करोड़ अब भी बैंक में जमा नहीं हुए थे। मास्टर जी ने जब सनातन बाबू के घर में 2.5 करोड़ नकद की मौजूदगी की जानकारी इंस्पेक्टर शमशेर सिंह को दी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मास्टर जी से पूरी घटना विस्तार से बताने का अनुरोध किया। मास्टर जी ने उन्हें संपूर्ण विवरण दिया, जिसमें बताया कि सनातन बाबू ने स्वयं उन्हें यह रकम गिनवाई थी। शमशेर सिंह ने गंभीरता से माथे पर बल डालते हुए कहा, इसका मतलब सेठ हीरानंदानी भी इस मामले में शामिल हो सकता है, क्योंकि उसे पता था कि इतनी बड़ी रकम असुरक्षित ढंग से इस घर में रखी हुई है। वह किराए के गुंडों से भी यह काम करवा सकता था ताकि लूट कर भाग सके। मास्टर जी ने बीच में टोका, इंस्पेक्टर साहब, आप बल्लर किशन और उसके गुंडों को भी भूल रहे हैं, जिन्होंने सनातन बाबू को धमकाया था। शमशेर सिंह ने संयम से कहा, मैं किसी को नहीं भूल रहा हूं जनाब। मेरी सूची में तो आप भी संदिग्ध हैं, क्योंकि आपने स्वयं ही जीवन में पहली बार 2.5 करोड़ जैसी रकम देखी और गिनी थी। आपको भी लालच आ सकता है। मास्टर जी ने प्रतिवाद किया, सर, मैं एक सीधा सादा ईमानदार स्कूल मास्टर हूँ। मैं ऐसी भयानक घटना को कैसे अंजाम दे सकता हूँ? और हाँ, मैंने सुना है रिवॉल्वर से गोली चलाने पर बारूद के कण चलाने वाले के हाथों में चिपक जाते हैं, जो साधारण तौर पर दिखाई नहीं देते, लेकिन फॉरेंसिक विशेषज्ञ उन्हें ट्रेस कर लेते हैं। शमशेर सिंह ने गौर से मास्टर जी को देखा और कहा, चलिए आपकी जांच करवा ही लेते हैं, कम से कम एक संदिग्ध तो साफ हो जाएगा। मास्टर जी तैयार हो गए। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने उनके हाथों की जांच की और उन्हें निर्दोष पाया। मास्टर जी ने हाल में लगे वॉश बेसिन से अच्छी तरह हाथ धोए और रामदीन को आवाज दी। रामदीन के आने पर उन्होंने सबके लिए चाय लाने को कहा। रामदीन चाय लेकर आया। चाय पीते हुए इंस्पेक्टर शमशेर ने फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ से सवाल किया, क्या बाकी 2 फिंगरप्रिंट पूरे घर में कहीं और भी मिले हैं? विशेषज्ञ ने बताया, नहीं, घर में नहीं, लेकिन जीने की रेलिंग और मुख्य दरवाजे की कुंडी पर मिले हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने यह भी बताया कि सनातन बाबू को बहुत करीब से गोली मारी गई है और गोली उनके दिल के आर पार निकल गई है। उनकी मौत 10 घंटे पहले, यानी लगभग रात 2 बजे के बीच हुई है। ये सारी जानकारी शमशेर के साथ आए कांस्टेबल ने नोट कर ली। फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ चले गए। इधर शमशेर सिंह ने रामदीन को बुलाया और मास्टर जी के साथ सनातन बाबू के कमरे में चले गए। सनातन बाबू का कमरा बहुत बड़ा था, लगभग 22 फुट बाय 25 फुट। उसमें 4 अलमारियां दीवारों पर बनी हुई थी। उनकी 2 विशाल लकड़ी की अलमारियां भी थी। उन अलमारियों में केवल कपड़ों का अंबार लगा था। शमशेर सिंह ने रामदीन और मास्टर जी से पूछा, आप लोग बता सकते हैं कि इन अलमारियों में क्या है? रामदीन ने सिर हिलाया और कहा, बाकी अलमारियां का तो नहीं बता सकता, लेकिन एक अलमारी मेरे सामने खोली गई थी जिसमें नीलम रखा गया था, इतना तो मैं जानता हूँ। शमशेर सिंह ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। फिर रामदीन से बोले, सनातन बाबू इन सब की चाबी कहाँ रखते थे, ये तो तुम बता ही सकते हो। रामदीन ने हामी भरते हुए कहा, बाबू इन सब अलमारियों की चाबी अपने पास रखते थे।
शमशेर सिंह ने एक एक अलमारी की जांच की। सभी बंद थी, सिवाय एक के जो खुली मिली। उसे देखकर मास्टर जी बोले, याद आया सर, मैंने रुपये गिनकर इसी अलमारी में रखे थे। ये हत्या केवल प्रॉपर्टी के लिए नहीं बल्कि लूट के लिए भी हो सकती है। ये लूट इस हत्या का अहम सुराग बन सकती है। मास्टर जी की बात सुनकर शमशेर सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं मास्टर जी। अब बताइए, कल रात यहाँ से जाने के बाद आपने क्या किया? मास्टर जी नाराजगी से बोले, मतलब आप अभी भी मुझे शक के दायरे में रखे हुए हैं? शमशेर सिंह हंसते हुए बोले, क्या करें मास्टर जी, हमारी तफ्तीश तो यहीं से शुरू होती है। मास्टर जी ने अपने कल रात की सभी गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया। शमशेर सिंह ने कहा, फिलहाल आपको शक के दायरे से बाहर करता हूँ। आइए अब हॉल में चलें। हॉल में पहुंचकर उन्होंने रामदीन को चाय लाने को कहा। रामदीन चाय लेकर आया। चाय पीते हुए शमशेर सिंह बोले, मास्टर जी, फॉरेंसिक टीम से क्लीन चिट मिल गई है। अब आप हमारे साथी बन गए हैं। आपको इस हत्याकांड का रहस्य खोलने में फ्री हैंड दे रहा हूँ। हम पुलिस वाले तो अपनी तरह से जांच करते हैं, लेकिन आप एक सिविलियन की हैसियत से कुछ नया भी सोच सकते हैं। चलिए आप भी काम पर लग जाइए। मास्टर जी ने घटनाओं की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। उन्हें याद आया कि सबसे पहले सनातन बाबू के मित्रों के सामने नीलम निकाला गया था। फिर किशन सेठ के गुंडों ने उन्हें धमकाया। उसके बाद सेठ हीरा नंदानी ने नीलम को ऊंची कीमत देकर खरीदा। फिर घर के मुख्य गेट पर धमाका हुआ और रात में सनातन बाबू की हत्या हो गई। अलमारी से 2.5 करोड़ लूट ले गए। इन घटनाओं का आपस में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मास्टर जी ने विभिन्न संदिग्धों की सूची बनाई। इसमें सबसे ऊपर नाम आया किशन सेठ और उसके गुंडों का, जिन्होंने सनातन बाबू को साफ तौर पर जान से मारने की धमकी दी थी। मास्टर जी ने सोचा कि किशन सेठ इस प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार से हासिल करना चाहता था। दोनों गुंडे जो आए थे उन्होंने भी धमकी दी थी, लेकिन मास्टर जी जानते थे कि किशन सेठ के गुंडों ने आज तक कोई हत्या नहीं की थी और उन्हें घर में रखे रुपए के बारे में जानकारी भी नहीं थी। फिर वे हत्या करने के बाद रुपए कैसे लूट सकते थे? इस विचार के बाद मास्टर जी ने तय किया कि वे शमशेर इंस्पेक्टर से मिलेंगे और किशन सेठ और गुंडों के बारे में चर्चा करेंगे। वे सनातन बाबू के घर से रामदीन को बताकर निकल पड़े। चलने से पहले फोन पर उन्होंने शमशेर से पूछा तो उसने कहा, आ जाओ, मैं थाने में ही हूँ। अभी आधे घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। साथ मिलकर इस मामले की कड़ियां जोड़ते हैं। मास्टर जी थाने पहुंच गए। शमशेर अपने केबिन में बैठे थे। जैसे ही मास्टर जी पहुंचे, शमशेर बोले, मास्टर जी, पहले हम चाय पीते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। तभी कांस्टेबल चाय लेकर आया। चाय पीते हुए शमशेर ने मास्टर जी से पूछा, आपकी क्या राय है? मास्टर जी ने किशन सेठ और उसके गुर्गों की कारस्तानी बताकर अपने विचार रखे। ये सब सुनकर शमशेर बोले, तुमने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि एक साथ इतनी बड़ी रकम पाकर सनातन बाबू खुद ही अचंभित हो गए हों। हो सकता है उन्हें नींद नहीं आ रही हो और वे रुपये गिनने बैठ गए हों। उन्होंने सोचा होगा, इतनी रात कौन आएगा, मगर उनकी बदकिस्मती से किशन सेठ के गुंडे वहां पहुंच गए हों। उन्हें सिर्फ धमकाना था, लेकिन इतनी रकम देखकर उनका दिमाग फिर गया और उन्होंने सनातन बाबू की हत्या कर दी। मास्टर जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी आप सही कह रहे हैं, यह भी संभव है। आखिर पुलिस वालों की अपनी अलग ही सोच होती है और होनी भी चाहिए। शमशेर सिंह ने मास्टर जी से कहा, आप सबसे पहले किशन सेठ और उसके गुंडों की तहकीकात करवाई, उनकी उस रात की गतिविधियों को जांचिए। शमशेर सिंह बोले, हाँ भाई, मैं इसकी व्यवस्था करवाता हूँ। अब तुम घर जाओ, सुबह से बहुत व्यस्त रहे हो, शायद घर का नाश्ता भी अब तक नहीं किया होगा, और तुम्हारी श्रीमती जी भी हम पुलिस वालों को कोस रही होंगी। मास्टर जी मुस्कुराकर बोले, नहीं थानेदार साहब, मेरी पत्नी सब समझती है और विशेषकर पुलिस वालों का बहुत सम्मान करती है। शमशेर सिंह मुस्कुराए और कहा, चलो फिर एक दिन आपके घर चाय पर आता हूँ। मास्टर जी मुस्कुराते हुए थाने से बाहर चले गए। शमशेर ने रामदीन की मदद से किशन सेठ और उसके गुंडों की पहचान करवाई और उन्हें ग्वालियर थाने में बुलाया गया। किशन सेठ ने उन दोनों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। दोनों गुंडे चिल्लाकर बोले, थानेदार साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसने हमें सनातन बाबू को धमकाने के लिए 5,000 दिए थे।
और हम उसके ऑफिस में भी 2 बार गए थे। वहां का चपरासी भी हमें पहचानता है। चपरासी को बुलाकर उसने उन दोनों की पहचान करवाई और उसने भी हामी भरी कि ये लोग सेठ जी के पास आते थे। अब शमशेर ने किशन सेठ को धमकाया और उसे घटना की शाम से लेकर सुबह तक की गतिविधियों की जानकारी देने को कहा। सनातन बाबू की हत्या की बात सुनकर वह घबरा गया। किशन सेठ ने कहा, हाँ, मैं उनकी जमीन और कोठी खरीदना चाहता था, मगर वे बेचने को राजी नहीं थे। तब मैंने उन्हें धमकाकर प्रॉपर्टी बेचने पर मजबूर करने की सोची और इन दोनों का सहारा लिया। मगर मैं सच कहता हूँ, मुझे उस नीलाम की रकम या उन पैसों की कोई जानकारी नहीं थी। इन दोनों को यदि किसी प्रकार से भनक लगी हो तो मैं नहीं जानता। उसने अपनी उस दिन की सारी गतिविधियों की जानकारी इंस्पेक्टर को दे दी। शमशेर ने किशन सेठ की गतिविधियों का परीक्षण करवाया और उसकी बात सही निकली। उसे संतुष्ट होकर शमशेर ने छोड़ दिया, मगर उसके दोनों गुर्गों को अभी तक लॉकअप में रखा गया। शमशेर का मानना था कि हो सकता है किसी प्रकार से इन लोगों ने नीलाम की रकम की जानकारी पाली हो और लालच में आकर सनातन बाबू को लूटने की योजना बनाई हो। उनके विरोध करने पर उन्होंने सनातन बाबू की हत्या कर दी हो। शमशेर ने किशन सेठ को छोड़ने और उन दोनों गुंडों को रोक कर रखने की जानकारी मास्टर जी को फोन पर दे दी। यह सुनकर मास्टर जी सोचने लगे कि ये सिर्फ दोनों गुंडों का काम नहीं हो सकता। उनकी अकेले इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक उन्होंने हल्की फुल्की लूटपाट के अलावा कोई बड़ी चोरी या डकैती नहीं की थी। फिर इतनी बड़ी रकम लूटने के बाद वे भाग नहीं सकते थे। मास्टर जी की नजर अब सेठ हीरानंदानी पर थी, जिन्होंने नीलाम खरीदा था और जिन्हें रकम घर पर होने की जानकारी थी। मास्टर जी ने सेठ हीरानंदानी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उन्होंने शमशेर से पूछा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है क्या? शमशेर ने कहा, हाँ। जब मास्टर जी ने रिपोर्ट के बारे में पूछा तो शमशेर ने बताया, कोई नई बात नहीं पता चली। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली सीने में लगी थी, जो मौत का कारण बनी। कोई छीनाज पट्टी या हाथापाई के निशान नहीं है। यह सुनकर मास्टर जी बोले, मतलब सनातन बाबू को पता ही नहीं चला कि हत्यारे कौन थे? शमशेर ने कहा, ऐसा नहीं है मास्टर जी। जब हम सनातन बाबू के कमरे की तलाशी ले रहे थे तब मुझे एक टूटा हुआ बटन दिखाई दिया। उस वक्त उसे मैंने कोई तवज्जो नहीं दी थी, परंतु उसे सीजर रिपोर्ट में दर्ज करा दिया। वह यही मालखाने में सनातन बाबू की चीजों के साथ ही होगा। ये बटन मिलने की बात आई गई हो गई। मास्टर ने शमशेर से कहा, मेरी नजर में अगले संदिग्ध सेठ हीरानंदानी है, क्योंकि उन्होंने ही पता किया था कि नीलम खरीदने के बाद उस रात सनातन बाबू के पास 2.5 करोड़ नकद रखे हुए थे, और हाँ, उन्हें उस अलमारी की भी जानकारी थी जहां पैसे रखे गए थे। शमशेर ने सेठ हीरानंदानी की गुप्त निगरानी शुरू करवा दी। 2 दिन बाद शमशेर ने फोन करके मास्टर को बुलाया और बताया, हीरानंदानी की हरकतें संदिग्ध लग रही हैं। सेठ के जरायम पैसे और संबंध उनके नामी लेन देन का हिस्सा है। उन्होंने नीलम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने के लिए दलालों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कीमत भी रखी है 8 करोड़। दलाल अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से संपर्क कर रहे हैं और अभी तक 5.5 करोड़ का ऑफर आ चुका है, मगर हीरानंदानी मान नहीं रहे हैं। शमशेर ने कहा, हीरानंदानी ने पिछले 2 दिनों में करीब 3 करोड़ का नकद लेन देन किया है। अब इतना नकद रुपया उनके पास कहां से आया, ये तो जरूर जांच का विषय है। मास्टर जी ने कहा, एक बार उससे पूछताछ तो कर ही लीजिए आप। इंस्पेक्टर बोला, इतना आसान नहीं होगा, उसके बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध है। मास्टर जी बोले, उसे सीधे ना बुलाकर पुलिसिया हथकंडों से उठा लो। इंस्पेक्टर हंस दिया और बोला, मास्टर तुम मुझे मरवाओगे? फिर बोला, आइडिया बुरा नहीं है, चलो देखते हैं। रात करीब 10 बजे हीरानंदानी नजदीकी शहर के एक होटल से बाहर निकला। होटल से निकलकर अपनी कार में अकेले ही लौट रहा था। होटल के बाहर 2 कारें भी थी जो उसकी गाड़ी के साथ चल पड़ी। रास्ते में थोड़ा सा जंगल का इलाका पड़ा। तीनों कारें आगे पीछे चल रही थी। अचानक पीछे आ रही 2 कारों में से एक ने स्पीड बढ़ाई और हीरानंदानी की कार को ओवरटेक करके थोड़ी दूर जाकर रुक गई। हीरानंदानी ने भी ब्रेक लगा दिए, मगर रुकते रुकते उसकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकरा गई। टकराने के बाद 2 लड़के बाहर निकले और हीरानंदानी पर बरस पड़े। हीरानंदानी बार बार माफी मांग रहा था, मगर वे तो झगड़ने पर उतारू थे। उन्होंने हीरानंदानी को गाड़ी से बाहर खींचा और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी दूसरी गाड़ी से 2 युवक और उतरे
और उनसे पूछा, क्या मामला है? लड़के बोले, आप लोग अपने रास्ते जाओ, हमारा हिसाब हम खुद चुकता करेंगे। दोनों युवकों ने पहले समझाने की कोशिश की, फिर एक एक झपट रसीद कर दी। वे लड़के भाग गए। युवकों ने हीरा नंदानी की कार की तरफ देखा और बोले, अरे आपकी गाड़ी तो चलने लायक भी नहीं रही, आप चाहें तो हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं। हीरा नंदानी ने गाड़ी को देखा, फिर दोनों युवकों के साथ जाने के लिए राजी हो गया। रास्ते में बातों बातों में उन्होंने उससे उसके काम धंधे के बारे में पूछा। वो बोला, मैं छोटा मोटा हीरों का व्यापारी हूँ। तब उन्होंने रक्तवर्ण नीलम के बारे में पूछा तो हीरा नंदानी ने कहा, उसके बारे में सुना है। इस पर वे बोले, दरअसल हम उसे खरीदने में रुचि रखते हैं, अगर हमें उसका पता चल सके तो हम मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं। उनकी बातों से हीरा नंदानी में लालच उत्पन्न हो गया और उसने कहा, आप चाहे तो मैं आपको नीलम दिलवा सकता हूँ। दोनों युवक बहुत उत्साहित होकर बोले, आप बस हमें नीलम दिलवा दे, हम उसे तुरंत खरीदना चाहते हैं। हीरा नंदानी बोला, ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। इस पर वे बोले, पहले हम अपने घर चलते हैं, कैश और कार्ड रखने, फिर चलते हैं। हीरा नंदानी उनकी बात मानकर तैयार हो गया और उसे लेकर वे एक बाहरी इलाके में बने बंगले में आ गए। दोनों ने हीरा नंदानी को आदर पूर्वक भीतर बुलाया। भीतर पहुंचते ही एकदम अंधकार छा गया। कुछ लोग उन तीनों पर झपट पड़े। आनन फानन में उन्हें पकड़कर कुर्सियों से बांध दिया गया और फिर लाइट आ गई। हीरा नंदानी ने आंखें मिचमिचाते हुए चारों तरफ देखा तो उसे आसपास कुछ नकाबपोश दिखाई दिए। सबके हाथों में रिवॉल्वर थी और उन्होंने उन लोगों को निशाने पर लिया हुआ था। हीरा नंदानी के बाजू में ही 2 कुर्सियों पर वे युवक भी बंधे हुए थे। नकाबपोशों में से एक लंबे चौड़े पहलवान टाइप के व्यक्ति ने आगे बढ़कर हीरा नंदानी से पूछा, सेठ, सनातन बाबू से जो नीलम खरीदा था वो कहाँ है? हीरा नंदानी बोला, वह तो मेरे बैंक के लॉकर में है। जब उसने पूछा कि जो 2.5 करोड़ तुमने उसकी हत्या कर लूटे हैं वे कहाँ है, तो हीरा नंदानी चौंक कर बोला, मैंने कोई रुपया नहीं लूटा, मैंने तो उन्हें नकद भुगतान किया और नीलम लेकर सीधा अपने घर आ गया। नकाबपोश फिर बोला, और उस रात को ही तुमने प्लान बनाकर अपने गुंडों के साथ वापस आकर रुपए लूट लिए। हमारे पास पुख्ता जानकारी है, जल्दी बताओ रुपए कहाँ है, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हीरा नंदानी ने कहा, आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने कोई रुपये नहीं लूटे, मैं तो नीलम खरीद कर वापस आ गया और अगले दिन जब सनातन बाबू की हत्या हुई तो मैं ट्रेन में था, क्योंकि मैं नीलम के सौदे की बात करने पड़ोसी शहर गया था। तब नकाबपोश बोला, सेठ, तुम सीधे सीधे हमें बता 2.5 करोड़ कहाँ है? हमें सिर्फ नगद रुपए चाहिए, नीलम तुम रख लो, अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हीरा नंदानी रोने लगा। पोस्ट आगे बढ़कर उसे समझाने के भाव से बोला, देखो सेठ, हमें सिर्फ रुपयों की जरूरत है, सीधे तौर पर बता दो, वरना अभी के अभी तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हीरा नंदानी बड़े ही दयनीय स्वर में रोते हुए बोला, भाई साहब, आप चाहे मेरी जान ले लो, मगर जो चीज मैंने ली ही नहीं है उसे मैं कैसे लौटा सकता हूँ? हाँ, आप चाहो तो मेरी जान बख्शने के बदले मुझसे वह नीलम ले लो, उसे खरीद कर मेरी तो जान पड़ी बनाई है। नकाबपोश ने दूसरे साथी की ओर देखा। उसने सिर हिलाकर कुछ इशारा किया तो नकाबपोश बोला, आज रात तक का वक्त हम तुम्हें देते हैं सेठ, अच्छी तरह सोच लो, कल सुबह हम फिर दोबारा आएंगे, तब तक हमारे साथ तुम मेहमान बनकर रहोगे। ये सुनकर वे दोनों युवक जिन्होंने हीरा नंदानी को लिफ्ट दी थी बोले, भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तो इस मजबूर सेठ की सहायता की थी, इसलिए उसे लिफ्ट दी थी, अब हमें तो छोड़ दो। नकाबपोश ने अपने साथियों को इशारा किया तो एक नकाबपोश आगे बढ़कर उन्हें खोल दिया। नकाबपोश ने हिदायत दी, चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, कोई हरकत नहीं, वरना गोली सीधे सर पर लगेगी। दोनों युवक चुपचाप वहां से चले गए। कमरे में सिर्फ सेठ रह गया। इधर दूसरे कमरे से आकर नकाबपोशों ने नकाब उतार दिए तो सामने मास्टर और शमशेर और पुलिस के जवान दिखाई दिए। शमशेर ने मास्टर से पूछा, अब क्या कहते हो? मास्टर बोला, जरा पिछले शहर के उस ट्रेन के आने का समय और उस शहर में उस ट्रेन के पहुंचने के समय के सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए, पता चल जाएगा कि सेठ झूठ बोल रहा है या सच। शमशेर ने फुटेज प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी। 3 घंटे में फुटेज प्राप्त हो गई और सेठ की बात सही साबित हुई, मतलब सेठ को भी क्लीन चिट मिल गई। सेठ को 1 घंटे बाद छोड़ दिया गया।
और मास्टर शमशेर फिर इस हत्या को सुलझाने की तरकीब सोचने लगे। शमशेर ने मास्टर से कहा, मास्टर जी, हमारी नजर में जो संदिग्ध थे हम तो सबकी जांच कर चुके हैं, लगता है हम कहीं पर चूक कर रहे हैं। मास्टर जी बोले, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। चलिए हम थाने चलते हैं और एक एक करके सभी प्राप्त सबूतों का फिर से विश्लेषण करते हैं। दोनों थाने आ गए। शमशेर ने चाय मंगवाई। चाय पीने के बाद शमशेर बोला, मास्टर, सुबह हो गई है, आज इतवार है, आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर शहर में भोजन करके थाने आ जाना, तब इस बारे में सोचेंगे। मास्टर अपने घर चला गया। उसकी पत्नी भी उसके इंतजार में रात में ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए वह थोड़ी देर आराम करने चली गई। लगभग 10 बजे उठकर उन्होंने चाय पी और फिर नाश्ता करने बैठी। मास्टर की पत्नी ने गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्जी बनाई थी। नाश्ता करने के बाद मास्टर की नजर सामने वाली दीवार पर टंगी फोटो पर गई। वह लगभग 1 साल पुरानी फोटो थी। उस फोटो में मास्टर और उसके दोनों दोस्त हरमन और नीलेश उसके साथ थे। सबसे आगे हरमन था, उसके पीछे गले में हाथ डाले नीलेश और उसके पीछे मास्टर था। हरमन ने लाल धारीदार शर्ट पहनी हुई थी। उसमें जो बटन थे वे काले रंग के थे, जिन पर गोल्डन धारी बनी हुई थी, जिन्होंने उन बटनों को एक अलग ही आकर्षक लुक दे रखा था। उस फोटो को उसकी पत्नी अलका ने खींचा था। मास्टर बोला, अलका, तुम्हें याद है ये तस्वीर तुमने पिछले साल खींची थी, जब हरमन और नीलेश के पहले प्रोजेक्ट पर अपना घर का मुहूर्त किया था। अलका कहने लगी, हाँ याद आया, उस दिन हम सभी वहां गए थे। फिर कुछ याद करते हुए बोली, हाँ, उस रात में हमारे घर भोजन करते हुए वे लोग बता रहे थे ना कि आजकल उनकी साइट पर काम रुका हुआ है क्योंकि फंड की दिक्कत आ रही है। इन्वेस्टर्स मार्केट की मंदी को देखते हुए पीछे हट रहे हैं और उनके पास भी इतनी रकम नहीं है कि वे प्रोजेक्ट को चालू रख सके। हरमन भाई तो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट पर लगा दी है, और नीलेश भी बोल रहा था कि उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। ऊपर से उन्होंने वहां मकान बुक करवाया है। वहां के मकान वाले भी दबाव डाल रहे हैं कि प्रोजेक्ट जल्दी से पूरा किया जाए। मास्टर को सारी बातें याद आ गई। खैर, नाश्ता खत्म होने के बाद ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अलका ने पूछा, सनातन बाबू के हत्यारों का कुछ पता चला? मास्टर जी बोले, नहीं यार, अभी तक पुलिस अंधेरे में ही हाथ पैर मार रही है। जिन लोगों पर शक था सबको टटोलने के बाद भी खाली हाथ है, अभी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। यह सुनकर अलका ने गहरी सांस ली और बोली, पता नहीं कौन मिशंस हत्यारे हैं जो एक भले मानस का खून कर छिप गए। मास्टर जी बोले, मैं भी यही सब सोच सोच कर परेशान हूँ। देखो, भगवान सहायता जरूर करेंगे। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। अलका ने फोन उठाया। वह मास्टर से बोली, थाने से फोन है, शमशेर जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मास्टर जी ने रिसीवर लेकर कहा, जी हुक्म कीजिए सरकार। उधर से शमशेर की आवाज आई, आराम कर लिया हो तो आ जाओ। मास्टर जी, आज सुबह सुबह उमस और उस पर एसपी साहब की डांट खाना बस रह गई है। सेठ जी के केस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, वरना किशन सेठ और हीरा नंदानी के मामले में हमारी कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। खासकर हीरा नंदानी के मामले में तो वे बिल्कुल ही फूट पड़े हैं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, वरना सस्पेंशन नहीं तो ट्रांसफर तो निश्चित ही था। उन्होंने मुझे 3 दिन का वक्त दिया है। अब हमें हर हाल में हथियारों को पकड़कर कानून के हवाले करना ही है, वरना मेरी खैर नहीं, क्योंकि डीएसपी साहब का ऑर्डर है। मास्टर बोले, आप चिंता मत करिए साहब, मैं अभी थाने आ रहा हूँ। उम्मीद है हम दोनों मिलकर आज ही इस मामले को सुलझा लेंगे। शमशेर ने कहा, तो जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मास्टर ने हल्का से कहा, मैं थाने जा रहा हूँ। शमशेर बड़ी परेशानी में है, लंच पर मेरा इंतजार मत करना। अलका बोली, ठीक है, मगर रात को हरमन और नीलेश हमारे साथ घर पर डिनर करने वाले हैं, ये याद है ना? मास्टर बोले, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, आज तुम्हारा जन्मदिन है। सॉरी, और हाँ, हैप्पी बर्थडे डियर। उन्होंने अपनी पत्नी को आलिंगन में लिया और बोला, तुम जो हजारों साल के दिन हो, 50,000। अलका मुस्कुराते हुए बोली, बस रहने भी दो, जैसे हर साल आज का दिन तुम्हें याद ही रहता है। वो तो मैं ही हर साल याद दिलाती हूँ, तुम तो हर बार भूल ही जाते हो। मास्टर जी हाथ जोड़कर बोले, जो आ गया जहां पर ना। अलका बोली, लो, अब जनाब ने मेरा जेंडर ही बदल दिया। और दोनों हंसने लगे।
मास्टर ने उसे एक बार फिर आलिंगन में लिया और फिर थाने की ओर चल पड़े। थाने में शमशेर बहुत उदास सा लग रहा था। मास्टर समझ गए कि उसे बड़ी डांट पड़ी है। वह उसके केबिन में आया और शमशेर ने बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर मौन रहा, फिर मास्टर ने चुप्पी तोड़ी। थानेदार साहब, ये चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। चलिए हम एक एक कर घटनाओं की कड़ियों को मिलाते हैं। जहां भी कड़ी मिसिंग लगी वहीं से शुरू करेंगे। शमशेर बोला, ठीक है। सबसे पहले सनातन बाबू के दोस्तों का अचानक इतने साल बाद आना, फिर जन्मदिन मनाकर उस नीलम को देखकर वापस जाना। मास्टर जी बोले, कहीं कुछ नहीं? शमशेर ने सिर हिलाया। मास्टर एक एक कर घटना की कड़ियां मिलाते रहे। शमशेर हामी भरता रहा, मगर नतीजा फिर भी विफल रहा। मास्टर बोले, आखिर हमसे चूक कहाँ हो रही है? हम हर कड़ी परफेक्ट थे। तभी उन्हें याद आया कि किशन सेठ नहीं, जोधा गुंडे अभी भी पुलिस के कब्जे में है। उन्होंने शमशेर से कहा, गुंडों को बुलाओ और हाँ, उन्हें बिल्कुल डराना नहीं, बस मुझे कुछ सवाल करने देना। इंस्पेक्टर कहने लगा, ठीक है। मास्टर बोले, ऐसा करो, एक प्राइवेट गाड़ी में उन दोनों को बिठाओ और सिर्फ हम दोनों उस गाड़ी में रहेंगे। तुम गाड़ी चलाना, मैं उनसे जानकारी लूंगा। शमशेर ने सारी व्यवस्था कर ली। वह उन दोनों गुंडों को लेकर रवाना हो गए और मास्टर के कहने पर शमशेर गाड़ी शहर के बाहर ले चला। बाहर जंगल की ओर गाड़ी मुड़ी तो दोनों गुंडे घबराकर पूछने लगे, साहब हमें कहाँ ले जा रहे हो? शमशेर बोला, चुपचाप बैठो, ज्यादा चूं चपड़ की तो यही उड़ा दूंगा। दोनों घबरा गए। उन्हें घबराते देखकर मास्टर बोले, सुनो भाई, थानेदार साहब का दिमाग बहुत ही घूम चुका है सनातन बाबू के मामले में। आज उन्हें एएसपी साहब से खूब डांट पड़ी है, इसलिए जरा शांति से सोचो और घटना के दिन और उसके आगे के 2-3 दिनों की सारी जानकारी हमें दे दो। हमें मालूम है कि तुम लोग पिछले 1 महीने से सारा दिन रात उनके घर की निगरानी कर रहे हो। कौन कौन उनके यहाँ आया और कौन कौन उनके घर से गया, सब कुछ बता दो। अगर कुछ भी गलत बोले तो ये पागल अफसर तुरंत गोली चला देगा। मास्टर की बात सुनकर दोनों और घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और आंखों आंखों में कुछ इशारे किए, फिर एक एक कर सवाल कहने लगे। मास्टर जी गौर से सब सुन रहे थे। उन दोनों ने बताया कि ज्यादातर उस घर में कोई आता जाता नहीं, मगर सेठ हीरा नंदानी जरूर वारदात के 2 दिन पहले रात में सनातन बाबू से मिलने आया था। उस दिन के बाद से रामदेव, जो अधिकतर अपने घर की चारदीवारी में समय व्यतीत करता था, अचानक अनजाने स्थानों की ओर अग्रसर होने लगा। उन्होंने बताया, पहले तो हमें कुछ असामान्य लगा। ये व्यक्ति जो वर्षों से घर से बाहर नहीं निकला था, अब कहाँ जा रहा है? उन्होंने उसका पीछा किया और पाया कि वह अपने घर प्रोजेक्ट वाली साइट पर गया था। यह सुनकर मास्टर चौंक गए। उन्होंने पूछा, वह वहां किससे मिलने गया था या मकान खरीदने की सोच कर गया था? इस पर उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं बता सकते, पर वह सिर्फ ऑफिस में ही गया था। और 20 मिनट बाद जब वह वहां से निकला तो साइट का एक मालिक उसे बाहर तक छोड़ने आया। ये जानकारी मास्टर और शमशेर को स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त थी। मास्टर ने अर्थपूर्ण नजरों से शमशेर को देखा और उसने भी सहमति में सिर हिलाया। मास्टर ने पूछा, क्या तुमने और कुछ देखा? उन्होंने बताया, उसी दिन रामदीन दोबारा उसी जगह पर गया और 5 मिनट में लौट आया। बाहर आते हुए वह चारों ओर चौकन्नी नजरों से देखता रहा, जैसे उसे डर था कि कोई उसे देख न ले। इस जानकारी पर मास्टर और शमशेर एक बार फिर चूक गए। शमशेर ने गाड़ी में जोर से ब्रेक मारी। गाड़ी एक आवाज के साथ झटका खाकर रुक गई। शमशेर बोले, कितनी बार रामदीन वहां गया? तो उनमें से एक ने बताया, अगले दिन वह सिर्फ एक बार वहां गया, मगर उस दिन दोनों ही मालिक वहां नहीं थे, सो वह चुपचाप लौट आया। मास्टर बोले, तो सनातन बाबू की हत्या के बाद रामदीन की कोई विचित्र गतिविधि दिखाई दी थी? इस पर वे एक साथ बोले, वैसे तो कोई खास नहीं, मगर हत्या वाले दिन रामदीन बाजार के बीचों बीच लगभग 15 मिनट खड़ा रहा। उसने न तो किसी दुकान का रुख किया और न ही कुछ खरीदा, मगर फिर अचानक अपने घर के एक मालिक को देखकर उसने सिर को हल्का झटका दिया और वापस लौट आया। ये बातें सुनकर मास्टर बोले, थानेदार साहब, इन लोगों ने आपको सारी जानकारी दे दी है, अब इनकी कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही दोनों गिड़गिड़ाते हुए बोले, साहब हमें मत मारना,
हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे अनाथ हो जाएंगे। इस पर मास्टर बोले, अरे पागलों, मैं तो इनसे तुम्हें छोड़ देने के लिए कहने जा रहा था। ये सुनकर शमशेर भी हंस पड़े और बोले, जाओ भागो यहाँ से, मगर हाँ, अब आगे से गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए, वरना इस बार एनकाउंटर करके ही छोड़ूंगा। गाड़ी की दिशा तेजी से थाने की ओर मोड़ दी गई। थाने पहुंचकर शमशेर बोले, यार मास्टर, इन लोगों की बातों से तो ये लगता है कि कुछ खिचड़ी पक रही है, मगर हत्या की गुत्थी अब भी नहीं सुलझ रही। अभी हमारे पास रामदीन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और न ही उन बिल्डरों के खिलाफ, इसलिए हम खाली हाथ ही हैं। उधर मास्टर कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने शमशेर से मौके पर मिली वस्तुओं को देखने की इच्छा व्यक्त की। संजय उन्हें मालखाने में ले गया और मौके पर मिली वस्तुओं को दिखाया। शमशेर ने देखा, अलग अलग पॉलीपैक में सारी वस्तुएं रखी थी। 2 बुलेट के खाली खोल, एक बड़ा चमड़े का बैग जिसमें दस्तावेज थे, उस अलमारी की चाबी जिसमें रुपये रखे थे, सनातन बाबू की चप्पल, कांसे का गिलास, एक बढ़िया बोन चाइना की क्वार्टर प्लेट और एक छोटा सा कमीज का बटन। मास्टर ने सारी चीजें बड़ी गौर से देखी, मगर कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया। फिर वे लोग शमशेर के केबिन में वापस आ गए। मास्टर बोले, भाई, एक बढ़िया चाय और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता मंगवा लो। जमशेद ने तुरंत कांस्टेबल को वह सब लाने के लिए कहा। शमशेर चुपचाप इंतजार कर रहा था कि मास्टर कुछ बोलेगा, लेकिन मास्टर ने उन वस्तुओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि शमशेर से बोले, थानेदार साहब, आज रात मेरे घर डिनर पर आओ, मेरी पत्नी अलका का जन्मदिन है। शमशेर बोले, मास्टर, या नौकरी पर बने रहना है और तुम डिनर पर बुला रहे हो? मजाक छोड़ो और सोचो क्या करना है। मास्टर बोले, सब भगवान पर छोड़ दो, क्या पता वह किस रूप में तुम्हारी सहायता कर दे। तुम तो टेंशन फ्री होकर रात को डिनर पर आओ, और हाँ, हाथ में फोर्स तैयार रखना, रात में फोर्स को तैयार रखना, शायद भगवान तुम्हारी मदद कर दे। शमशेर बोले, पहले यह मत पूछो और सच बताओ, तुम्हें कोई लीड मिली है क्या? मास्टर बोले, नहीं भाई, मैं तो फिलहाल इस बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, बल्कि बीवी को आज क्या उपहार दूं ये सोच रहा हूँ। वह शमशेर से विदा लेकर चले गए। निकलने से पहले बोले, थानेदार साहब, आते वक्त अपने साथ रामदीन को भी ले आना, मैंने भी उसे निमंत्रण दिया है। शाम को मास्टर के घर पर एक एक करके मेहमान आने लगे। सबसे पहले हरमन और नील आए। हरमन ने आज मास्टर के अनुरोध पर वही शर्ट पहनी थी जिसे वे उन तीनों दोस्तों की फोटो में पहने हुए थे। दरअसल यह शर्ट मास्टर की बहुत फेवरेट थी और खास मौकों पर वह हरमन को यही शर्ट पहनने के लिए कहता था, इसलिए हरमन ने आज भी उनके अनुरोध को स्वीकार करके पहन ली। फिर थोड़ी देर बाद ही शमशेर अपने साथ रामदीन को लेकर आ गए। उनके पीछे एक व्यक्ति और थोड़ा सहमा हुआ सा आया। उसे देखते ही मास्टर बोले, अरे मुश्ताक, आओ भाई, संकोच मत करो, इसे अपना घर समझो। वह थोड़ा सकुचाते हुए भीतर आ गया। उसे आते देखकर सभी ने उसे अपरिचित नजरों से देखा, सिवाय रामदीन के। ये देखकर मास्टर बोले, मैं परिचय करवा दूं, ये मेरा परिचित है, इसका नाम मुश्ताक है, पेशे से ऑटो ड्राइवर है और मेरे खास अनुरोध पर आज इस पार्टी में शामिल हुआ है। शमशेर ने उसे घूर कर देखा तो बेचारा एकदम सहम सा गया। ये देखकर मास्टर बोले, थानेदार साहब, इस वक्त आप कृपया पुलिसिया तेवर छोड़कर सामान्य हो जाइए। यह सुनकर सब हंसने लगे। पार्टी शुरू हो गई। चाय नाश्ता के साथ गपशप और उपहार देने का सिलसिला चलने लगा। थोड़ी देर बाद शमशेर की निगाहें मास्टर पर टिक गईं। मास्टर ने हल्के से सिर हिलाकर उसे दिलासा दिया। तभी अलका बोली, चलो, भीतर वाले कमरे में खाने की व्यवस्था की गई है। सब लोग भीतर आ गए। खाना खाकर सब लोग उसी कमरे में बैठ गए। बाहर ठंड का एहसास पड़ने लगा था। अलका ने मास्टर को इशारे से मुख्य द्वार बंद करा दिया और शमशेर से रहा नहीं गया। वह बोले, मास्टर, पार्टी खत्म होने को आई, अब तो बताओ कि हम सबको इस प्रकार इकट्ठा करने की क्या वजह है? क्योंकि मैं जान गया हूं कि आज भाभी जी का जन्मदिन नहीं है, बल्कि अगले महीने है। आज जब मैं अपनी पर्सनल डायरी पलट रहा था, तभी महत्वपूर्ण तारीखों पर नजर पड़ी और देखा कि भाभी जी का जन्मदिन अगले महीने है। मास्टर बोले, थानेदार बाबू, तुम्हारी अक्ल की दाद देता हूँ। सचमुच आज अलका का जन्मदिन नहीं है, बल्कि आज की पार्टी तुम्हारी जीत की खुशी में है।
क्योंकि तुम्हें इस पार्टी में सनातन बाबू के हत्यारों को गिरफ्तार करना है। ये सुनकर शमशेर चौंक पड़े और बोले, मास्टर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस वक्त कौन है? सभी तो जाने पहचाने लग रहे हैं। मास्टर बोले, पहले थाने फोन करके फोर्स बुलवा लो। शमशेर ने थाने फोन कर दिया। उधर सब आपस में फुसफुसाने लगे। सिर्फ मुश्ताक ही बेचारा अलग थलग खड़ा था। शमशेर अचानक उस पर झपटा। तभी मास्टर ने उसे रोका और कहा, नहीं नहीं, मुश्ताक हत्यारा नहीं है। हत्यारे 2 नहीं 3 है। शमशेर रुक गए। तभी कांस्टेबल ने आकर थाने से फोर्स आने की सूचना दी। मास्टर बोले, थानेदार साहब, हरमन, नीलेश और रामदीन को गिरफ्तार कर लो, यही हत्यारे हैं। सब लोग चौंक पड़े। इधर ये तीनों भागने की कोशिश करने लगे, मगर शमशेर के इशारे पर सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। शमशेर बोले, पूरी बात बताओ मास्टर। मास्टर ने बताया, इस हत्याकांड की योजना 3 हफ्ते पहले ही बनाई गई थी। जब से रामदीन को उस नीलम के बारे में पता चला, दरअसल रामदीन सनातन बाबू का बहुत ही विश्वास पात्र नौकर था और सनातन बाबू के दोस्तों से नीलम की तारीफ और उसकी दुर्लभता के बारे में सुन चुका था। रामदीन को अपना घर प्रोजेक्ट में मकान लेने की इच्छा थी। मकान की कीमत सुनकर वह घबरा गया और वापस लौटने की सोच रहा था, मगर उसने सोचा कि एक बार मालिक लोगों से मिल लो, शायद कुछ राहत मिल जाए। वह उनके ऑफिस की ओर गया तो बाहर से उसने हरमन और नीलेश की बातें सुन ली। हरमन और नीलेश आपस में चर्चा कर रहे थे कि फंड की कमी के कारण प्रोजेक्ट रुक गया है। जल्दी से पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर रामदीन के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने उनके केबिन में जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें उस दुर्लभ नीलम के बारे में बताया और बोला कि उसे लूटने में वह उनकी मदद कर सकता है। बदले में उसे नीलम का 1/3 दाम और एक मकान दिया जाए। इन दोनों ने सोचने का समय मांगा। 1 हफ्ते बाद वे तैयार हो गए, प्लान बनाने लगे। तभी उनके भाग्य से सेठ हीरा नंदानी ने नीलम 2.5 करोड़ में खरीद लिया और उसी रात उनका लूट का प्रोग्राम था। सो रामदीन ने मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया और खुद भी उस दिन वहीं रुक गया। आधी रात में नीलेश और हरमन पहुंचे और सनातन बाबू को धमकाया। इनके साथ रामदीन को देखकर सनातन बाबू चौंके थे, इसलिए उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। हरमन ने जब उनसे चाबी छीनने की कोशिश की, तभी हाथापाई में उनके साइड का बटन टूट कर गिर गया। आज आप देख सकते हैं कि हरमन की शर्ट में एक बटन अनमैच्ड लगा हुआ है। नीलेश ने गोलियां चलाई तो रामदीन ने अलमारी खोलकर नीलम उन्हें सौंप दिया। शमशेर बोले, मुश्ताक का क्या रोल है? मास्टर बोले, मुझे इस केस को सुलझाने में सबसे बड़ी मदद मुश्ताक ने ही की है। पहली लीड उसी ने दी थी। दरअसल ये वही ऑटो ड्राइवर है जिसने 2 बार रामदीन को अपना घर की साइट पर और 1 बार हरमन के घर पर पहुंचाया था। शमशेर ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और मास्टर का धन्यवाद दिया। उसकी मदद से यह केस डेडलाइन से पहले ही हल हो गया। अगले दिन एसपी साहब ने शमशेर को बधाई दी और अखबारों में इस केस को हल करने वाले जीनियस के रूप में इंस्पेक्टर के गुणगान किए गए और उनकी तारीफ की गई। शहजादा सिकंदर कोई साधारण राजकुमार नहीं था। उसकी बहादुरी, दिलेरी और अच्छे व्यवहार की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। हर महफिल में उसकी मौजूदगी सबसे अलग होती थी, लेकिन उसे कभी किसी खूबसूरत लड़की की तरफ आकर्षण महसूस नहीं हुआ। यह सब तब बदला जब वह पहली बार शुमाला से मिला। एक दिन सिकंदर अपने शाही घोड़े पर सवार होकर जंगल के पास एक झील के किनारे आया। यह झील एक पुरानी कहानी की वजह से मशहूर थी। लोग कहते थे कि यह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि परियों के नहाने की जगह है। लेकिन सिकंदर ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस दिन हवा में एक अजीब सा सुकून था। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। सिकंदर घोड़े से उतरकर पानी को देखने लगा। तभी एक आवाज आई, तुम कौन हो? सिकंदर ने जिंदगी में बहुत सी आवाजें सुनी थी, लेकिन यह आवाज बिल्कुल अलग थी। बहुत ही नरम और मधुर, ऐसी कि सुनने वाला बार बार सुनना चाहे। जैसे ही सिकंदर ने मुड़कर देखा, वह खुद को संभाल नहीं सका। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके गीले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे।
उसकी आंखें समंदर की गहराई जैसी थी और उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी। मैं सिकंदर हूँ, इस सल्तनत का शहजादा। लेकिन तुम कौन हो? सिकंदर ने हैरानी से पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारी दुनिया में मेरा नाम शुमाला है। सिकंदर की सांसें थम गई। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह वाकई एक परी से मिल रहा है। तुम इंसानों की दुनिया में क्या कर रही हो? उसने पूछा। मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। तुम्हारी दुनिया मेरे लिए नई नहीं है, लेकिन आज पहली बार किसी इंसान ने मुझे देख लिया, शुमाला ने कहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। सिकंदर ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है। यह मुलाकात बहुत छोटी थी, लेकिन इसने सिकंदर के दिल में एक अनोखा एहसास जगा दिया। उसके बाद सिकंदर हर रात उसी झील के किनारे जाने लगा। शुमाला को यह जानकर हैरानी हुई कि वह उसे देखने के लिए बार बार आता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। शुमाला ने सिकंदर को परियों की दुनिया की कहानियां सुनाई और सिकंदर ने उसे इंसानों की दुनिया के किस्से बताए। जब वह हंसती तो ऐसा लगता जैसे झरनों की आवाजें गूंज रही हो। जब वह बोलती तो लगता जैसे हवा में मिठास घुल रही हो। सिकंदर का दिल कब उस खूबसूरत परी के प्यार में पड़ गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। और शुमाला, जिसने कभी किसी इंसान को इतने करीब से नहीं देखा था, सिकंदर के अच्छे व्यवहार और प्यार में खोती चली गई। लेकिन इस प्यार के रास्ते में एक बड़ी मुश्किल थी। परियों और इंसानों के बीच प्यार संभव नहीं था। शुमाला और सिकंदर की मुलाकातें बढ़ती गई। हर रात जब सारी दुनिया सो जाती, सिकंदर अपने महल से निकलकर झील के किनारे पहुंचता, जहां शुमाला उसका इंतजार कर रही होती। इन दोनों के बीच कोई साधारण बातचीत नहीं होती थी। ये दो अलग अलग दुनियाओं के लोगों का प्यार था, जो किसी भी हद को पार कर सकता था। एक रात जब सिकंदर झील पर पहुंचा, तो उसने शुमाला की आंखों में एक अजीब सा दर्द देखा। आज उसकी मुस्कान में वह पहली जैसी चमक नहीं थी। क्या हुआ शुमाला? सिकंदर ने उसके हाथों को धीरे से छूते हुए पूछा। शुमाला ने गहरी सांस ली और झील के पानी में अपनी परछाई देखने लगी। उसकी आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। सिकंदर, मैं तुमसे एक सच छुपा रही थी। हमारे बीच प्यार असंभव है। सिकंदर के चेहरे पर हैरानी छा गई। असंभव? प्यार कभी असंभव नहीं होता शुमाला। मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी दुनिया मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत नहीं देगी। शुमाला ने बताया कि परियों की दुनिया का सबसे बड़ा कानून यही था कि कोई भी परी किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करती है तो उसे परियों की दुनिया से निकाल दिया जाता है। सिकंदर ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ पल बाद उसकी आंखों में वही पुरानी दृढ़ता लौट आई। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं परियों की दुनिया जाने के लिए तैयार हूँ, उसने बिना डरे कहा। शुमाला की आंखें नम हो गई। तुम नहीं जानते, परियों की दुनिया का सफर इंसानों के लिए आसान नहीं है। वहाँ का वातावरण, वहाँ के नियम, वहाँ की परंपराएं, कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और अगर उन्हें हमारे प्यार का पता चला तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस रात के बाद शुमाला कई दिनों तक नहीं आई। सिकंदर हर रोज उसी झील के किनारे घंटों बैठा रहता, लेकिन शुमाला का कोई अता पता नहीं था। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि यह प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। एक रात जब वह हमेशा की तरह झील के किनारे बैठा था, उसे हवा में हलचल महसूस हुई। वह मुड़ा और उसकी सांसें थम गई। शुमाला उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ज्यादा डर था। सिकंदर, हमें फौरन यहाँ से जाना होगा, शुमाला ने घबराई हुई आवाज में कहा। सिकंदर उसकी परेशान आंखों को देखकर चिंतित हो गया। क्या हुआ शुमाला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? शुमाला ने इधर उधर देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उन्हें देख न ले। उसकी आवाज कांप रही थी। परियों की दुनिया में हमारे प्यार का राज खुल चुका है सिकंदर। बुजुर्ग दरबारी अफरीदोन ने बादशाह को सब कुछ बता दिया है। अब मेरा वहां रहना असंभव हो गया है। सिकंदर के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। लेकिन शुमाला ने उदासी से सिर झुका लिया। तुम नहीं जानते सिकंदर, इंसानों की दुनिया में कदम रखने से पहले ही परियों की दुनिया के नियम मेरा रास्ता रोक लेंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ रहने का फैसला करती हूँ तो मुझे अपनी सारी शक्तियां खोनी होंगी। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान बन जाऊंगी।
और परियों की दुनिया मुझे हमेशा के लिए अपना दुश्मन समझ लेगी। सिकंदर ने शुमाला की उंगलियों को अपने हाथों में ले लिया। अगर तुम्हें अपनी परी होने की शक्तियां भी छोड़नी पड़े तब भी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शुमाला की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो सिकंदर? प्यार से बढ़कर शुमाला, ये मेरी आत्मा की पुकार है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। शुमाला ने गहरी सांस ली। तो फिर मुझे कुछ समय दो। मैं परीलोक जाकर सबको बताऊंगी कि मैंने सिकंदर को चुना है। अगर उन्होंने मुझे जाने दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। सिकंदर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन शुमाला ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। मुझे जाना होगा सिकंदर, लेकिन मैं वादा करती हूँ, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकेगा। उस रात सिकंदर बहुत बेचैन रहा। बार बार उसे यह ख्याल सताने लगा कि अगर परीलोक वालों ने शुमाला को सजा दे दी तो क्या होगा? अगर वह कभी वापस नहीं आ सकी तो? लेकिन प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान धैर्य होता है, और सिकंदर को धैर्य रखना था। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद अपनी पूरी चमक के साथ जगमगा रहा था। शुमाला, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि परीलोक में जो होने वाला था वह उसके प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। शुमाला जैसे ही परीलोक पहुंची, उसने महसूस किया कि सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले उसके आने से हर तरफ खुशियां फैल जाती थी, अब वही परियां उसे अजीब नजरों से देख रही थी। कोई सिर झुकाए खड़ी थी, कोई कानाफूसी कर रही थी, और कुछ परियों की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही वह शाही महल के अंदर दाखिल हुई, बुजुर्ग दरबारी अफरीदून ने उसे रोक लिया। उनकी आंखों में सख्ती और नाराजगी थी। मल्लिका ए आली, आपको फौरन बादशाह ए परीलोक के सामने हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। शुमाला को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वह अपने कदमों को संभालती हुई अदालत की तरफ चल पड़ी। उस दिन अदालत में एक अजीब सा सन्नाटा था। सभी परियां वहां जमा थी और उनकी नजरों में हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव थे। शाही तख्त पर बैठे बादशाह ए परीलोक ने शुमाला को देखते ही भारी आवाज में कहा, क्या यह सच है कि तुमने एक इंसानी शहजादे से प्यार कर लिया है? शुमाला ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जी, यह सच है। मैंने सिकंदर से प्यार किया है और यह प्यार मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। अचानक अदालत में कानाफूसी होने लगी। परियों के लिए यह एक असंभव बात थी। एक मल्लिका जिसने परीलोक पर राज किया था, वह एक इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। बादशाह ए परीलोक ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें हमारे कानून याद नहीं? परीलोक की कोई भी परी इंसानों से प्यार नहीं कर सकती। यह एक गंभीर अपराध है। शुमाला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज अभी भी मजबूत थी। अगर यह प्यार अपराध है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरा प्यार पवित्र है। मैंने सिकंदर से इश्क किया है, लेकिन कभी परीलोक के नियमों को नुकसान नहीं पहुंचाया। अफरीदून आगे बढ़े और बोले, लेकिन तुम्हारा इस तरह इंसानों की दुनिया में जाना हमारे कानूनों के खिलाफ है। इसकी सजा सिर्फ एक है, या तो तुम अपना प्यार छोड़ दो या फिर परीलोक को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर अदालत में खामोशी छा गई। हर कोई शुमाला को देख रहा था। क्या वह परीलोक छोड़ने का फैसला करेगी? क्या वह अपने प्यार के लिए हर हद पार करने को तैयार होगी? शुमाला ने अपनी चमकती हुई आंखों से सबकी तरफ देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी मल्लिकाएं, उसका राज, सब कुछ एक तरफ और सिकंदर का प्यार एक तरफ। उसने गहरी सांस ली, फिर धीमी लेकिन पूरे यकीन के साथ कहा, मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती। मैं परीलोक छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अचानक परीलोक की हवा में हलचल मच गई। परियां हैरान रह गई। अदालत में कानाफूसी तेज हो गई और बादशाह ए परीलोक की आंखों में मायूसी झलकने लगी। तुम्हें इसका अंजाम मालूम है शुमाला? बादशाह की आवाज धीमी लेकिन भारी थी। जी, मुझे सब मालूम है, लेकिन मेरी आत्मा की किस्मत लिखी जा चुकी है। अब मैं परीलोक की मल्लिका नहीं, बल्कि एक इंसान के इश्क में गिरफ्तार लड़की हूँ, शुमाला ने कहा। बादशाह ए परीलोक ने एक गहरी सांस ली, फिर अपना हाथ उठाया। अचानक हवाओं में एक अजीब सा जादू पैदा होने लगा। शुमाला के शरीर से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे उसकी परी जैसी चमक मिटने लगी। उसके शरीर की रोशनी कम हो गई और फिर वह किसी साधारण इंसानी औरत की तरह लगने लगी।
शुमाला अब एक परी नहीं रही, वह इंसानों की तरह बन चुकी थी। अब वह सिकंदर के पास जाने के लिए आजाद थी, लेकिन क्या इंसानी दुनिया उसे उसी तरह स्वीकार करेगी जैसे सिकंदर ने उसके प्यार को स्वीकार किया था? शुमाला ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसके शरीर से निकलने वाली चांदनी जैसी रोशनी गायब हो चुकी थी। अब वह हवाओं में नहीं उड़ सकती थी, न ही उसके शरीर में वही परियों वाली हल्की फुर्ती थी। अब वह एक साधारण इंसान की तरह थी, कमजोर, नाजुक और इस दुनिया के नियमों के मुताबिक। सिकंदर उसी झील के किनारे बेचैनी से टहल रहा था। शुमाला उसके पास आई। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी लालिमा थी और वह किसी साधारण इंसानी लड़की की तरह कांप रही थी। सिकंदर ने उसे अपने हाथों में संभाला और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर पूछा, तुम ठीक तो हो? शुमाला की आंखों में आंसू आ गए। वह धीमी आवाज में बोली, मैं अब परी नहीं रही सिकंदर। मैंने अपनी सल्तनत, अपनी पहचान सब छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिकंदर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें परी होने की जरूरत नहीं शुमाला, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी हूर जैसी ही रहोगी। सिकंदर शुमाला को लेकर अपने महल पहुंचा, लेकिन इंसानी दुनिया में एक परी का आना कोई छोटी बात नहीं थी। शाही महल में जैसे ही खबर पहुंची कि शहजादा सिकंदर एक अजनबी लड़की को अपने साथ लाया है, वहां तुरंत कानाफूसी होने लगी। ये लड़की कौन है? कहीं शहजादा इस पर मोहित तो नहीं हो गया? ये कोई जादूगरनी तो नहीं? सिकंदर की माँ मल्लिका नूरजहां को जब यह खबर मिली तो उनके चेहरे पर नाराजगी की रेखाएं उभर आईं। वह अपने खास कमरे में बैठी सोच रही थी, एक अजनबी लड़की जो न हमारे इलाके की है न हमारे खानदान की, सिकंदर इसे यहाँ क्यों लाया है? उनके वजीरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हुजूर, यह अच्छा नहीं होगा कि शहजादा इस लड़की को अपनी बीवी बनाए। ये कौन है, कहाँ से आई है, इसका कोई पता नहीं। लेकिन मल्लिका नूरजहां को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सिर्फ एक आदेश दिया, पहले इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो। अगर यह वाकई सिकंदर की मोहब्बत के लायक है तो फिर देखा जाएगा। अब शुमाला के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। क्या इंसानी दुनिया उसे अपनाएगी? क्या सिकंदर का खानदान उसे स्वीकार करेगा? या फिर यह प्यार इंसानी साजिशों और दुनियावी बाधाओं का शिकार हो जाएगा? शुमाला अब परेलोक की मल्लिका नहीं थी। वह अब एक साधारण इंसानी लड़की की तरह थी, कमजोर, नाजुक और हर उस एहसास से गुजर रही थी जिसका अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। सिकंदर के साथ रहकर उसे सुकून तो था, लेकिन इंसानी दुनिया की साजिशों और परंपराओं से वह अनजान थी। सिकंदर अपने प्यार को किसी से छुपाना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया को बताए कि शुमाला सिर्फ उसकी है। लेकिन शाही महल में कदम रखते ही शुमाला ने महसूस किया कि यह दुनिया उससे बहुत अलग है। महल की सख्त और गंदी साजिशें, सिकंदर के दरबारियों की घूरती हुई नजरें और मल्लिका नूरजहां की खामोश निगाहें, ये सब शुमाला के लिए नया था। शाही खानदान की औरतें उसे आलोचनात्मक नजरों से देख रही थी। एक वजीर, आजादी ने धीमी आवाज में कहा, कोई बता सकता है कि यह लड़की कहाँ से आई है? कौन है ये? दूसरी ने जवाब दिया, कहते हैं शहजादा इसे जंगल से लेकर आया है। सुना है ये कोई साधारण लड़की नहीं है, लेकिन जो भी हो, शहजादी बनने के काबिल तो नहीं लगती। शाही महल के आलीशान दीवान एक खास में मल्लिका नूरजहां अपने तख्त पर बैठी थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में सवाल झलक रहे थे। उनके चारों तरफ वजीर और कनीजें खड़ी थी। सिकंदर ने शुमाला का हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मी जान, ये शुमाला है। मैंने इससे प्यार किया है और मैं इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। महल में एक सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि शाही खानदान का वारिस एक अनजान लड़की को अपने साथ लाएगा। यह खबर मल्लिका नूरजहां तक भी पहुंची। उन्होंने शाही दीवान में शुमाला को बुलाया और सख्त आवाज में पूछा, तुमने हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, लेकिन हम तुम्हारे अतीत से अब तक अनजान है। तुमने हमें यह नहीं बताया कि तुम्हारा असली संबंध किससे है। शुमाला को इस साजिश का अंदाजा था, लेकिन उसने गुस्से में आने के बजाय शांति से जवाब दिया, मल्लिका आलिया, मैं अपने प्यार के लिए अपनी पहचान छोड़ आई हूँ। मैं सिर्फ सिकंदर के लिए आई हूँ, किसी साजिश के लिए नहीं। सिकंदर को यह बात बहुत बुरी लगी कि लोग शुमाला पर शक कर रहे हैं।
उसने गुस्से से दरबारियों की तरफ देखा और कहा, शुमाला का अतीत क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वह अब मेरी मोहब्बत और मेरे खानदान का हिस्सा है। अगर कोई यह सोच रहा है कि मैं इस शादी से पीछे हट जाऊंगा तो वह गलत फहमी में है। लेकिन मल्लिका नूरजहां को यह जवाब काफी नहीं लगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमारी सल्तनत में कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं होता। अगर यह सच्चा रिश्ता है तो इसे एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना होगा। मल्लिका ने शुमाला को देखा और कहा, तुम्हें शाही कसम खानी होगी कि तुम जो कुछ कह रही हो वह हकीकत है। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो यह रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। महल में सन्नाटा छा गया। अब शुमाला के सामने एक नया इम्तिहान था। क्या वह इस शाही कसम को पूरा कर पाएगी या फिर कोई नई साजिश उसके प्यार को बर्बाद करने की कोशिश करेगी? शुमाला के सामने अब सबसे मुश्किल इम्तिहान था। अगर वह शाही कसम खा लेती तो इसका मतलब था कि उसे इंसानी दुनिया की परंपराओं को पूरी तरह अपनाना होगा। लेकिन अगर उसने कसम से इनकार किया तो यह शादी रुक सकती थी। महल में खामोशी थी। सबकी निगाहें शुमाला पर जमी थी। मल्लिका नूरजहां ने ठहरी हुई आवाज में कहा, शुमाला, अगर तुम सच्ची हो तो इस कसम से डर क्यों रही हो? सिकंदर आगे बढ़ा और शुमाला की तरफ देखकर बोला, तुम्हें किसी कसम की जरूरत नहीं है शुमाला। मैंने तुम्हारी सच्चाई अपनी आंखों से देखी है। लेकिन मल्लिका नूरजहां ने सिकंदर को रोका और कहा, बेटा, शाही खानदान में मोहब्बत से बढ़कर सल्तनत की इज्जत होती है। अगर शुमाला इस घर का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे हमारी परंपराओं का सम्मान करना होगा। शुमाला ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, मैंने परिलोक से प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो अब यह इम्तिहान क्यों मुश्किल लगे? फिर उसने निडर आवाज में कहा, मैं शाही कसम खाती हूँ कि मैं किसी चाल या साजिश के तहत इस महल में नहीं आई। मेरा प्यार पाक और सच्चा है। शुमाला की कसम खाते ही महल में हलचल मच गई। लेकिन तभी एक कनीज घबराई हुई दीवाने खास में दाखिल हुई और चिल्लाई, हुजूर, हमें एक बहुत बड़ी साजिश का पता चला है। सभी दरबारी चौंक गए। मल्लिका नूरजहां ने पूछा, क्या हुआ? कनीज ने कांपते हुए कहा, ये सब वजीर आजम और कुछ बेगमात की साजिश थी। उन्होंने शुमाला के अतीत पर शक डाला। महल में सनसनी फैल गई। सब दरबारी हैरत और गुस्से से वजीर आजम की तरफ देखने लगे। सिकंदर की आंखों में गुस्से की चमक थी, जबकि शुमाला खामोशी से सब कुछ देख रही थी। मल्लिका नूरजहां ने सख्त लहजे में कहा, कनीज, हमें पूरी सच्चाई बताओ। ये साजिश कैसे रची गई? कनीज ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, वजीर आजम और कुछ शाही बेगमात नहीं चाहते थे कि शुमाला इस महल का हिस्सा बने। इसलिए उन्होंने एक झूठी अफवाह फैलाई कि शुमाला का कोई अतीत नहीं है, ताकि सब उस पर शक करें और यह शादी रुक जाए। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सिकंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने वजीर आजम की तरफ उंगली उठाकर कहा, मैं तुम पर हमेशा भरोसा करता आया था, लेकिन तुमने हमारी सल्तनत को कमजोर करने के लिए इतनी घिनौनी चाल चली। वजीर आजम ने घबराकर सिर झुका लिया, लेकिन वह जल्दी संभल गया और बोला, हुजूर, मैंने जो भी किया सल्तनत की भलाई के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि सिकंदर की शादी एक अनजान लड़की से हो जिसका कोई अतीत नहीं है। अगर वह सच बोल रही है तो यह भी साबित करे कि वह कौन है, उसकी हकीकत क्या है। सब दरबारियों की नजरें शुमाला पर जम गई। शुमाला ने गहरी सांस ली और कहा, मैं परिलोक से आई हूँ, लेकिन मैंने वहाँ की सारी शक्तियाँ और रुतबा छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने सिकंदर से सच्चा प्यार किया है। मैंने सब कुछ छोड़कर इस दुनिया को अपनाया। लेकिन अगर मेरी सच्चाई पर अभी भी शक है तो मैं इसे साबित करने के लिए तैयार हूँ। मल्लिका नूरजहां ने गहरी नजरों से शुमाला को देखा और कहा, अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हें अपनी हकीकत साबित करनी होगी। सिकंदर ने तुरंत कहा, माँ, क्या प्यार को साबित करना जरूरी होता है? शुमाला ने हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, ये काफी नहीं। लेकिन मल्लिका ने नरमी लेकिन सख्ती से कहा, सिकंदर, शाही खानदान की परंपराएं भावनाओं से नहीं, बुद्धिमानी से चलती है। शुमाला को एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। शुमाला ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ। मल्लिका नूरजहां ने कहा, हमें तुम्हारी सच्चाई साबित करने के लिए एक शाही आजमाइश करनी होगी। अगर तुम परिलोक से आई हो तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ खास होना चाहिए। अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें चांदी के आईने में अपनी सच्ची शक्ल दिखानी होगी। यह सुनकर महल में कानाफूसी होने लगी। चांदी का आईना एक प्राचीन जादुई चीज थी।
जो हर झूठ को बेनकाब कर देती थी। अगर कोई अपनी असली पहचान छुपा रहा होता तो आईना उसका असली चेहरा सबके सामने ले आता। सिकंदर घबरा गया। अगर शुमाला की सच्चाई साबित न हुई तो वह उसे हमेशा के लिए खो सकता था। महल के सेवक चांदी का आईना लेकर आए। शुमाला ने गहरी सांस ली और आईने के सामने खड़ी हो गई। सब सांस रोके खड़े थे। जैसे ही शुमाला ने आईने में झांका, उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई। आईने की सतह हिलने लगी जैसे पानी के बुलबुले उठ रहे हो। अचानक आईने में एक खूबसूरत चमकदार रोशनी उभरी, जिसमें शुमाला की एक पारदर्शी सी तस्वीर नजर आई। वह परीलोक की शहजादी के रूप में नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर प्यार की चमक थी। महल में हर कोई हैरत से देखने लगा। मल्लिका नूरजहां ने हैरान होकर कहा, यह हकीकत है, शुमाला परीलोक से आई है, लेकिन उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। महल के कई दरबारी शुमाला की महानता पर हैरान रह गए, लेकिन वजीर आजम अब भी खामोश नहीं रहा। उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, अगर यह परी है तो हम कैसे यकीन कर लें कि यह हमारे खिलाफ कोई चाल नहीं? शायद यह हमें धोखा दे रही है। यह सुनते ही सिकंदर आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, बस, मैंने बहुत सुन लिया। शुमाला मेरी मोहब्बत है और मैं किसी को भी उसे बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं अपने प्यार के खिलाफ कोई और इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मल्लिका नूरजहां ने गहरी सोच में पड़कर कहा, यह सच है कि शुमाला ने हमारी हर आजमाइश में कामयाबी हासिल की। उसकी सच्चाई भी साबित हो चुकी है, और सबसे बढ़कर सिकंदर का प्यार सच्चा है। उन्होंने सख्ती से वजीर आजम की तरफ देखा और कहा, हमने फैसला कर लिया है। शुमाला को शाही बहू के रूप में स्वीकार किया जाएगा और शादी की तैयारियां तुरंत शुरू की जाएंगी। महल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन वजीर आजम और उसके साथी खामोश नहीं बैठे। उन्होंने अंदर ही अंदर एक और खौफनाक साजिश तैयार कर ली, जो शुमाला और सिकंदर के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती थी। महल में खुशियों की गूंज सुनाई दे रही थी। सिकंदर और शुमाला की मोहब्बत ने सभी आजमाइशों को हरा दिया था और मल्लिका नूरजहां ने खुद शादी का आदेश दे दिया था। दरबारियों में चर्चा हो रही थी, लेकिन ज्यादातर लोग इस अनोखे रिश्ते को स्वीकार कर चुके थे। शुमाला की सच्चाई और समझदारी ने सबके दिल जीत लिए थे, लेकिन हर प्यार की कहानी में कुछ साजिशी किरदार भी होते हैं। वजीर आजम, जिसकी उम्मीदें खाक में मिल चुकी थी, अपनी हार आसानी से स्वीकार करने वाला नहीं था। उसने अपनी कुछ खास बेगमात और महल के गुप्त दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, अगर यह शादी हो गई तो हमारी सल्तनत की ताकत कमजोर हो जाएगी। हमें ऐसा हमला करना होगा कि सिकंदर खुद शुमाला को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। बेगमात में से एक ने हैरान होकर पूछा, ऐसी क्या चाल हो सकती है? सिकंदर तो शुमाला के प्यार में पूरी तरह खो चुका है। वजीर आजम ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, प्यार को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है शक। उसने शाही दरबार की एक बूढ़ी जादूगरनी को बुलाया, जो कई सालों से छिपी हुई थी। तुम्हें बस एक ऐसा सपना सिकंदर के दिमाग में डालना होगा जो उसे शुमाला से दूर कर दे। रात के अंधेरे में महल के कमरे खामोश थे, लेकिन सिकंदर के सपनों में एक तूफान उठ चुका था। उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया, जहां शुमाला परियों के एक चमकदार बाग में खड़ी थी। उसके साथ एक शक्तिशाली आदमी था, जिसकी आंखों में ताकतवर रोशनी चमक रही थी। वह आदमी कह रहा था, शुमाला, तुमने जो त्याग किया वह महज एक खेल था। तुम्हारी हकीकत यह है कि तुम सिर्फ सिकंदर को धोखा देने आई थी। तुम्हें हमारी दुनिया के राज जानने के लिए भेजा गया था, ताकि तुम इंसानों की कमजोरियों को समझ सको। सिकंदर ने सपने में शुमाला को मुस्कुराते देखा, जैसे वह इस हकीकत को स्वीकार कर रही हो। अगले दिन जब सिकंदर ने शुमाला को देखा, तो उसके प्यार में वह पहली सी तड़प नहीं थी। शुमाला ने उसकी आंखों में अजनबीपन देखा और हैरान हुई। सिकंदर, क्या हुआ? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? सिकंदर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वह प्यार की रोशनी नहीं थी। शुमाला, क्या तुमने वाकई परीलोक के लिए यह सब किया? क्या तुम सिर्फ एक खेल खेल रही थी? ये शब्द शुमाला के लिए किसी खंजर से कम नहीं थे। सिकंदर, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन सिकंदर का दिल अब उस सपने की जंजीरों में जकड़ चुका था। अगर यह सच नहीं है तो मुझे सबूत दो। अब शुमाला के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसे न सिर्फ सिकंदर का प्यार वापस जीतना था, बल्कि उस साजिश को भी बेनकाब करना था
जो उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए रची गई थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार दुश्मन कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसी जादूगरनी थी जो सच और झूठ को सपनों में बदल सकती थी। सिकंदर की नजरों में जो प्यार था, अब उसमें संदेह और अनिश्चितता का साया था। शुमाला के दिल पर गहरी चोट लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि यह कोई साधारण गलतफहमी नहीं है, बल्कि किसी गहरी साजिश का नतीजा है। वह सिकंदर के करीब आई और धीरे से बोली, सिकंदर, अगर तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो मैं साबित करूंगी कि मेरा प्यार सच्चा है। लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहूंगी कि तुम्हारा दिल क्यों बदल गया। सिकंदर ने नजरें चुराई, जैसे वह खुद भी उलझा हुआ हो। मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने एक सपना देखा, ऐसा सपना जिसमें सब कुछ इतना स्पष्ट था कि मैं उसे झूठ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। शुमाला चौंक गई। सपना? कैसा सपना? सिकंदर ने सपने की पूरी कहानी बताई। शुमाला ने ध्यान से सुना और तुरंत समझ गई कि यह सपना एक जादुई चाल का हिस्सा है। उसने धीरे से कहा, सिकंदर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सपना किसी ने जानबूझकर तुम्हें दिखाया है? क्या तुम भूल गए कि मैंने कितनी कुर्बानियां दी है? सिकंदर के दिल में शुमाला के शब्दों ने हलचल मचा दी, लेकिन शक की दीवार अभी पूरी तरह से नहीं टूटी थी। मैं नहीं जानता शुमाला, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। शुमाला ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। वह जानती थी कि अगर उसने हिम्मत हार दी तो वह अपना प्यार भी खो देगी। उसने दिल में फैसला किया कि वह इस सपने के पीछे की सच्चाई को जरूर ढूंढेगी। अगले दिन शुमाला ने महल के हर सेवक और दरबारी पर नजर रखना शुरू किया। वह जानती थी कि इस सपने को पैदा करने वाली कोई साधारण ताकत नहीं थी, बल्कि कोई ऐसा था जो सिकंदर की सोच को नियंत्रित करना चाहता था। रात के वक्त जब महल खामोश था, शुमाला ने दरबार के एक अंधेरे कोने में किसी की कानाफूसी सुनी। वह धीरे से दीवार के पीछे छुप गई और सुनने लगी। वजीर आजम की आवाज थी, हमें यह सपना और भी ताकतवर बनाना होगा। सिकंदर के दिल में जब तक शक रहेगा, वह शुमाला को स्वीकार नहीं करेगा। जादूगरनी ने धीमी आवाज में कहा, अगला सपना पहले से ज्यादा खौफनाक होगा। सिकंदर खुद शुमाला से नफरत करने लगेगा। शुमाला के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसने तुरंत यह राज सिकंदर को बताने का फैसला किया, लेकिन वह जानती थी कि अगर सिकंदर के सपने जादुई थे तो उन्हें तोड़ने के लिए उसे किसी और ताकत का सहारा लेना होगा। अगली सुबह शुमाला सीधा महल की सबसे बड़ी जादूगरनी शाह बीबी के पास गई, जो सदियों से जादू के खिलाफ लड़ने के लिए मशहूर थी। शाह बीबी ने शुमाला को ध्यान से देखा और कहा, बेटी, सपनों का जादू सबसे खतरनाक होता है। ये दिल और दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तुम्हें सिकंदर के दिल में वह रोशनी जगानी होगी जो इस सपने को तोड़ सके। शुमाला ने विनती की, मुझे बताइए, मैं यह कैसे कर सकती हूँ? शाह बीबी ने एक प्राचीन ताबीज निकाला और कहा, यह ताबीज सिकंदर के तकिए के नीचे रख दो, और जब वह सपना देखे तो उसे अपने नाम से पुकारो। अगर उसका प्यार सच्चा है तो यह सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे प्यार में जरा सी भी कमजोरी हुई तो यह सपना हकीकत में बदल सकता है। शुमाला ने मजबूती से ताबीज थामा और रात का इंतजार करने लगी। रात आई और शुमाला चुपके से सिकंदर के कमरे में दाखिल हुई। उसने ताबीज तकिए के नीचे रखा और दुआ मांगी कि सच्चाई की जीत हो। सिकंदर की नींद गहरी हुई और सपना शुरू हुआ। इस बार सपना पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। उसने शुमाला को दुश्मनों के साथ देखा, उसे महल के खिलाफ साजिश करते हुए पाया। सिकंदर का दिल धड़क उठा, लेकिन जैसे ही वह गुस्से में बोलने लगा, शुमाला ने धीरे से उसका नाम लिया। सिकंदर, मेरे प्यार को देखो, इन सपनों को नहीं। अचानक सपने में रोशनी फैल गई और सारे झूठ धुएं में उड़ गए। सिकंदर की आंख खुली और उसने शुमाला को अपने करीब पाया। तुमने मेरे सपने को तोड़ दिया, ये सब जादू था। शुमाला ने आंखों में आंसू लिए कहा, सिकंदर, मैंने कहा था ना कि मेरा प्यार सच्चा है। तुम्हें सिर्फ अपनी आंखों से देखने की जरूरत थी। सिकंदर का दिल शर्मिंदगी से भर गया। उसने शुमाला का हाथ थाम लिया। शुमाला, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि महल में एक और तूफान आने वाला था, जो शुमाला और सिकंदर के प्यार को एक नए इम्तिहान में डालने वाला था। महल की दीवारों में कानाफूसी गूंजने लगी
कि सिकंदर का दिल दोबारा शुमाला की तरफ झुक चुका है। वजीर आजम और साजिशी बेगमात के चेहरों पर बेचैनी के निशान थे। वे जानते थे कि अगर शुमाला इस इम्तिहान में कामयाब हो गई तो उनकी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने हार मानने का इरादा नहीं किया था। रात के साए गहरे हो रहे थे जब वजीर आजम गुप्त तहखाने में पहुंचा, जहां जादूगरनी पहले से मौजूद थी। उसने गुस्से से कहा, शुमाला ने तुम्हारे सपनों के जादू को तोड़ दिया। अब हमें ऐसा हमला करना होगा जिसका कोई तोड़ ना हो। जादूगरनी मुस्कुराई। उसके हाथ में एक काली शीशी थी। इसमें एक ऐसा जहर है जो नजर नहीं आता, लेकिन पीने वाले के दिल में नफरत भर देता है। जादूगरनी ने कानाफूसी की। अगर सिकंदर ने यह जहर पी लिया तो वह हमेशा के लिए शुमाला से नफरत करेगा। अगले दिन महल में दावत का आयोजन था। शाही मेहमानों के साथ सिकंदर और शुमाला को भी खास जगहों पर बिठाया गया। मल्लिका नूरजहां की आंखों में खुशी थी कि सिकंदर ने अपना फैसला कर लिया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि एक खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। वजीर आजम ने खुद सिकंदर के लिए प्याला भरा और अपने खास गुलाम को इशारा किया। गुलाम ने प्याला धीरे से मेज पर रखा और चुपचाप पीछे हट गया। जैसे ही सिकंदर ने प्याला होठों तक पहुंचाया, शुमाला ने अचानक एक अजीब सा एहसास किया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अनजान डर ने उसे जकड़ लिया। उसने सिकंदर के हाथ को पकड़ लिया और कहा, सिकंदर, ये प्याला मत पियो। सिकंदर ने हैरत से शुमाला को देखा। शुमाला, क्या हुआ? ये तो साधारण पेय है। शुमाला ने घबराकर प्याले को सूंघा, लेकिन जहर की कोई गंध नहीं थी। तभी शाह बीबी, जो सब कुछ चुपचाप देख रही थी, धीरे से बोली, बेटी, तुम्हारे दिल ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया है। अगर तुम्हें लगता है कि यह खतरनाक है तो इसे रोकना होगा। शुमाला ने प्याला मेज पर रख दिया और मल्लिका नूरजहां की तरफ मुड़कर कहा, मल्लिका आलिया, क्या आप इजाजत देंगी कि मैं इस प्याले की सच्चाई जांच सकूं? मल्लिका नूरजहां ने गहरी नजर से सबको देखा, फिर सिर हिला दिया। शुमाला ने वह प्याला शाह बीबी की तरफ बढ़ाया, जो महल की सबसे समझदार महिला थी। उन्होंने प्याले के ऊपर कुछ खास मंत्र पढ़े और देखते ही देखते प्याले का रंग काला होने लगा। महल में सनसनी फैल गई। वजीर आजम के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वह खुद को संभाल कर बोला, यह जादू कैसे हो सकता है? शायद यह किसी और वजह से हुआ हो। शाह बीबी ने सख्ती से कहा, यह जहर था जो नजर नहीं आता, लेकिन पीने वाले के दिल में नफरत पैदा कर देता है। अगर सिकंदर ने यह पी लिया होता तो वह हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत को भूल जाता। महल में भारी खामोशी छा गई। सिकंदर ने सख्ती से वजीर आजम को देखा। क्या तुम मुझे अपनी ही मोहब्बत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे? वजीर आजम के माथे पर पसीना आ गया। वह जानता था कि अगर इस वक्त उसने कोई गलती की तो वह हमेशा के लिए महल से निकाल दिया जाएगा। उसने जल्दी से कहा, शहजादे, मैंने कुछ नहीं किया। शायद यह किसी और ने किया हो। लेकिन शुमाला जानती थी कि सच्चाई का वक्त आ चुका है। उसने आगे बढ़कर कहा, मल्लिका आलिया, ये वक्त फैसला लेने का है। अगर आज सिकंदर पर हमला हो सकता है तो कल आप पर भी हो सकता है। मल्लिका नूरजहां की आंखों में आग सी भड़क उठी। उन्होंने दरबारी सिपाहियों को आदेश दिया कि वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया जाए और इस साजिश की जड़ तक पहुंचा जाए। जैसे ही सिपाहियों ने वजीर आजम को पकड़ा, एक बेगम चीख उठी, मैंने यह सब सिकंदर को शुमाला से दूर करने के लिए किया था। हमें डर था कि एक अनजान लड़की हमारी सल्तनत की बहू बनेगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वह इतनी बहादुर होगी। महल में हलचल मच गई, लेकिन अब सब जान चुके थे कि शुमाला की मोहब्बत, बहादुरी और समझदारी ने उसे हर इम्तिहान में कामयाब कर दिया था। सिकंदर ने आगे बढ़कर शुमाला का हाथ थामा और सबके सामने कहा, शुमाला ने हर साजिश को नाकाम कर दिया, हर इम्तिहान में कामयाब रही। अब कोई शक नहीं कि वही मेरी दुल्हन बनेगी। महल में खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। मल्लिका नूरजहां ने मुस्कुराकर कहा, आज से शुमाला हमारी बहू है और हमारी सल्तनत का हिस्सा है। लेकिन शुमाला के दिल में एक और सवाल था। अगर वजीर आजम ने यह सब किया था तो क्या वह अकेला था, या महल में अभी भी कोई ऐसा था जो अंधेरे में अपनी अगली साजिश तैयार कर रहा था? महल में खुशियों का माहौल था, लेकिन शुमाला के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि वजीर आजम की साजिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन क्या खतरा वाकई खत्म हो गया था?
सिकंदर के हाथों में हाथ दिए वह सोच रही थी कि कहीं अंधेरे में कोई और दुश्मन छुपा तो नहीं जो अभी तक सामने नहीं आया। रात का पहर गहरा हो चुका था जब शुमाला महल के बाग में अकेली टहल रही थी। ठंडी हवा के झोंकों में एक कानाफूसी मिल गई। किसी ने धीरे से कहा, तुम जीत तो गई हो, लेकिन यह जीत अस्थाई है। शुमाला चौंक गई। उसने फौरन पलट कर देखा, लेकिन बाग में कोई नहीं था। वह समझ गई कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये शब्द कहे हैं। लेकिन कौन? अगली सुबह सिकंदर और शुमाला की शादी की तैयारियों का आगाज हो गया। महल में हर तरफ चमक दमक थी। बाजे बज रहे थे और मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था। लेकिन दरबारियों में से कुछ के चेहरों पर अब भी खटक थी, खास तौर पर कुछ शाही बेगमात जो अब भी इस शादी के पक्ष में नहीं थी। वे जानती थी कि अगर शुमाला मल्लिका बन गई तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। शाही गहनों और कपड़ों की तैयारी के दौरान शुमाला के कमरे में एक पुराना सेवक आया। वह सिर झुकाए बोला, बीबी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। शुमाला ने सेवक को ध्यान से देखा। वह कई सालों से महल में था और हमेशा ईमानदार माना जाता था। शुमाला ने कहा, कहो, क्या बात है? सेवक ने धीरे से कहा, शहजादी, आपको इस शादी से पहले एक राज जानना होगा। वजीर आजम अकेला नहीं था। जो असली साजिश कर रहा है वह अभी तक सामने नहीं आया। शुमाला ने हैरत से कहा, कौन? सेवक ने इधर उधर देखा जैसे किसी का डर हो, फिर बोला, मल्लिका नूरजहां के सबसे करीबी साथियों में से कोई है जो नहीं चाहता कि आप सिकंदर की बीवी बने, लेकिन वह इतना चालाक है कि उसने खुद को अभी तक जाहिर नहीं किया। शुमाला ने गहरी सांस ली। उसने फैसला कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर सच का पता लगाकर रहेगी। अगली रात महल में एक खास दावत रखी गई थी, जहां सभी महत्वपूर्ण दरबारी और शाही मेहमान मौजूद थे। इस दौरान शुमाला ने महल की सबसे पुरानी और राजदार नौकरानी बीबी जैनब से बात की। बीबी जैनब ने कानाफूसी में कहा, बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में कई साजिशें देखी हैं। जो लोग सामने दुश्मन नजर आते हैं वे असली दुश्मन नहीं होते। हमेशा वही नुकसान पहुंचाता है जो करीब होता है। शुमाला ने सोचा, क्या यह वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर कोई और था? क्या वह शख्स महल के अंदर ही छुपा था? उधर सिकंदर भी महसूस कर रहा था कि कोई साजिश अब भी जारी है। उसने अपने खास मुहाफिज को बुलाया और कहा, महल की हर चीज पर नजर रखो। अगर किसी को किसी गुप्त बैठक में जाते देखो तो तुरंत मुझे खबर दो। अगले दिन एक हैरान करने वाला वाकया हुआ। सिकंदर के खास मुहाफिज ने उसे सूचना दी कि एक गुप्त कमरे में रात को कुछ लोग जमा होते हैं। सिकंदर और शुमाला ने फैसला किया कि वे खुद इस राज्य से पर्दा उठाएंगे। रात के वक्त जब सारा महल सो रहा था, सिकंदर और शुमाला धीरे धीरे उस गुप्त कमरे की तरफ बढ़े। वहां से कानाफूसी आ रही थी। एक भारी आवाज कह रही थी, हमने वजीर आजम को कुर्बान कर दिया, लेकिन अब भी शुमाला महल में है। अगर यह शादी हो गई तो हमारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। शुमाला और सिकंदर ने हैरत से दरवाजे की दरार से झांका। वे देखकर दंग रह गए कि यह साजिश महल के एक महत्वपूर्ण दरबारी वजीर सल्तनत के दिमाग की उपज थी। सिकंदर ने गुस्से से दरवाजा खोल दिया। ये क्या हो रहा है? सब चौंक गए। वजीर सल्तनत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शहजादे, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम अपनी माँ के खिलाफ जा सकते हो? सिकंदर ने चौंक कर कहा, मेरी माँ? वजीर ने धीरे से कहा, मल्लिका नूरजहां नहीं चाहती कि यह शादी हो। वह चाहती है कि तुम्हारी शादी किसी और बड़ी सल्तनत की शहजादी से हो। मैं तो बस उनकी इच्छा का पालन कर रहा हूँ। सिकंदर ने हैरत और गुस्से से कहा, यह झूठ है। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर झूठ है तो जाकर अपनी माँ से पूछ लो। सिकंदर का दिल कांप गया। क्या वाकई उसकी माँ इस शादी के खिलाफ थी? शुमाला ने सिकंदर की तरफ देखा। हमें सच जानना होगा। सिकंदर और शुमाला सीधे मल्लिका नूरजहां के पास पहुंचे। सिकंदर ने कहा, माँ, क्या यह सच है कि आप नहीं चाहती कि मेरी शादी शुमाला से हो? मल्लिका नूरजहां के चेहरे पर एक पल के लिए गंभीरता आई। फिर वे बोली, बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन समय नहीं मिला। यह सच है कि मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी किसी बड़ी सल्तनत की शहजादी से हो, लेकिन सिकंदर ने बीच में ही पूछा, लेकिन वजीर सल्तनत ये सब क्यों कर रहा है?
मल्लिका नूरजहां की आंखों में आग सी भड़क उठी, क्योंकि वह अपनी ताकत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि वजीर सल्तनत को गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही सिपाही अंदर आए, वजीर ने एक खंजर निकाला और शुमाला की तरफ बढ़ा। अगर मैं नाकाम हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। लेकिन शुमाला तैयार थी। उसने जल्दी से एक मशाल उठाई और वजीर के हाथ पर दे मारी। वह चीख उठा और तभी सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया। महल में यह ऐलान कर दिया गया कि वजीर सल्तनत एक साजिश करता था और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। मल्लिका नूरजहां ने सिकंदर और शुमाला को देखकर कहा, अब कोई साजिश बाकी नहीं रही। मैं आज ऐलान करती हूँ कि कल तुम दोनों की शादी होगी। शुमाला और सिकंदर ने एक दूसरे को देखा। अब कोई साजिश, कोई दुश्मन उनके प्यार के बीच नहीं था। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था, या किस्मत उनके लिए कोई और इम्तिहान लेकर आ रही थी? महल में रोशनी की बहार थी। पूरे शाही दरबार को जगमगा दिया गया था, जहां सिकंदर और शुमाला की शादी की तैयारियों में सब व्यस्त थे। मल्लिका नूरजहां ने अपनी मौजूदगी से साबित कर दिया था कि अब वे खुद इस शादी का समर्थन कर रही हैं। लेकिन सिकंदर और शुमाला के दिल में एक अजीब सा एहसास था। क्या वाकई यह साजिशें खत्म हो चुकी थी, या अभी भी कोई छुपा हुआ दुश्मन बाकी था? शाही मेहमानों के खाने में हर खास और आम व्यक्ति जमा था। सिकंदर और शुमाला के प्यार का चर्चा पूरे देश में हो चुका था। लेकिन शुमाला के दिल में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया अभी भी इस खुशी के पल पर छाया हुआ है। सिकंदर ने उसके चेहरे की परेशानी भांप ली और धीरे से उसका हाथ थामकर कहा, हमने हर मुश्किल को पार कर लिया है। अब कुछ भी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। शादी का आगाज हुआ। काजी ने सिकंदर से सवाल किया, क्या आपको शुमाला बिनते नामालूम से शादी कबूल है? सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, कबूल है। यह शब्द सुनते ही महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही काजी ने शुमाला से शादी की रजामंदी पूछी, एक जोरदार आवाज गूंजी। महल के दरवाजे जोर से खुले और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। वह एक लंबा कद का आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। वह सीधा मल्लिका नूरजहां के कदमों में झुक गया और बोला, महान मल्लिका, मैंने आपकी सल्तनत के एक बहुत बड़े राज को उजागर किया है। मल्लिका ने हैरत से उसे देखा और कहा, कौन सा राज? वह आदमी बोला, शुमाला इंसान नहीं है। महल में खामोशी छा गई। शुमाला का दिल धड़कने लगा। सिकंदर ने गुस्से से कहा, यह झूठ है। लेकिन वह आदमी बोला, यह सच है। मैंने उसकी असलियत अपनी आंखों से देखी है। यह साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दूसरी दुनिया की प्राणी है, जो सिर्फ इंसानों के बीच रहने के लिए यहाँ आई है। मल्लिका नूरजहां ने गहरी नजर से शुमाला को देखा। क्या यह सच है? शुमाला खामोश रही। वह जानती थी कि अगर उसने झूठ बोला तो उसके प्यार की पवित्रता पर सवाल उठेगा, और अगर सच बोलेगी तो शायद यह शादी कभी ना हो पाए। उसने सिकंदर की तरफ देखा, जो अपनी माँ की तरफ मुड़ा और कहा, अगर शुमाला इंसान नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? उसका प्यार सच्चा है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मल्लिका नूरजहां ने कहा, लेकिन एक गैर इंसानी प्राणी हमारी सल्तनत की मल्लिका कैसे बन सकती है? शुमाला ने आखिरकार आगे बढ़कर कहा, मैं अपनी दुनिया छोड़कर आई हूँ, अपनी हकीकत को पीछे छोड़कर आई हूँ। मैंने अपनी सारी शक्तियां कुर्बान कर दी ताकि मैं सिकंदर के साथ रह सकूं। मैं आज भी वही शुमाला हूँ जिससे सिकंदर ने प्यार किया है। महल में मौजूद लोगों के चेहरों पर हैरानी थी, लेकिन सिकंदर ने मजबूती से कहा, प्यार किसी दुनिया या जाति का मोहताज नहीं होता। अगर मेरी माँ को लगता है कि शुमाला हमारी सल्तनत की मल्लिका नहीं बन सकती, तो मैं अपनी सल्तनत छोड़ दूंगा। ये सुनकर दरबारी चौंक गए। क्या सिकंदर वाकई अपनी सल्तनत छोड़ सकता था? मल्लिका नूरजहां गहरी सोच में पड़ गई। वे अपनी सल्तनत को कमजोर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें पहली बार अपने बेटे के प्यार की गहराई का अंदाजा हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, अगर शुमाला ने वाकई अपनी दुनिया छोड़ दी है और तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी सल्तनत से ज्यादा तुम्हारी खुशी को महत्व दूंगी। यह सुनकर सिकंदर ने राहत की सांस ली। काजी ने दोबारा शुमाला से पूछा, क्या आपको सिकंदर बिन नूरजहां से शादी कबूल है? शुमाला ने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, कबूल है। महल खुशियों से गूंज उठा, लेकिन जैसे ही काजी ने शादी मुकम्मल करने का ऐलान किया, वह आदमी जिसने शुमाला पर आरोप लगाया था जोर से हंसा और बोला,
यह शादी पूरी हो सकती है, लेकिन यह प्यार ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि एक दिन शुमाला की असली हकीकत उसे वापस बुला लेगी। ये कहकर वह गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। शुमाला ने सिकंदर का हाथ मजबूती से थामा। उसकी आंखों में एक फैसला था, चाहे कुछ भी हो जाए, वह सिकंदर का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और सिकंदर ने भी उसे यकीन दिलाया कि वह हर हाल में उसका साथ देगा। ये प्यार आसान नहीं था, लेकिन यह सच्चा था, और यही सच्चाई हर साजिश, हर दुश्मन और हर मुश्किल को हरा देगी।